हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो अभी तक हम लिस्टेड कंपनीज का डिस्कशन कर रहे थे, बट मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि अब हम फाउंडर्स के साथ भी डिस्कशन करेंगे जो अनलिस्टेड स्पेस में है या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हसल कर रहे हैं या कुछ बड़ा बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो आप लोगों को और लर्निंग्स मिलेगी एंड एनहांस होंगी चीजें कि एक्चुअल ग्राउंड पे चीजें कैसे हो रही हैं एंड एज अ फाउंडर कैसे सोचते हैं सब कुछ। सो ये इस सीरीज का फर्स्ट पॉडकास्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप देखोगे, चाइना हर चीज में हमसे आगे है, बट एक चीज में हमने चाइना को बीट कर दिया है, वो है प्लास्टिक वेस्ट। सो इंडिया जो है 26,000 कार्स जितना प्लास्टिक एनुअली प्रोड्यूस करते हैं हम, एंड ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इस ईयर हमने चाइना को बीट करा है एंड इसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हैं, आकाश सिंह है हमारे साथ, फाउंडर ऑफ अनबबल। सो आकाश, अपना बताइए थोड़ी कंपनी करती क्या है एंड उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। हेलो, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने स्टार्टअप के बारे में डिस्कस कर सकूं। और ये जो प्लास्टिक प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया है, इसके बारे में भी लोगों को इस चैनल के थ्रू अवेयर कर सकूं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं अनबबल का फाउंडर हूं और मेरा नाम आकाश सिंह है। हम लोग एक गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप हैं। हम लोग बेसिकली प्लांट बेस्ड सस्टेनेबल प्रोटेक्टिव पैकेजिंग बनाते हैं, जो कि बबल रैप, थर्माकोल और फॉर्म पैकेजिंग का अल्टरनेटिव है। हमारी पैकेजिंग पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होती है। हमारी पैकेजिंग एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करके बनती है और हम होम कंपोस्टेबल पैकेजिंग हम लोग बनाते हैं। आकाश, में थोड़ा स्लो चलते हैं, मतलब कि पहले समझते हैं एक्चुअली अभी ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम को पहले थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो हमारे ऑडियंस को कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम रियलाइज कैसे हुई एंड उसका फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। मतलब कि आपको पता कैसे चला कि ये प्रॉब्लम है जेन्युइन, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल बात करूं, सो आज भी जो पॉलीथीन है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पूरा अच्छे से यूज हो रही है डिस्पाइट बैन होने के बाद। मल्टीपल टाइम्स बैन होती है एंड देन तभी भी आपको मिल जाएगी। अभी तक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई बेसिक, तो कैसे आपने सोचा इस सब चीजों का? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने ऑलरेडी अवेयर हैं, कि आपको पता है कि पॉलीथीन बैन है या प्लास्टिक बैन है, क्योंकि लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं है अभी के टाइम पे। अनबबल की स्टार्टिंग कैसे हुई? मैं 2018 से अपना एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, जिसका नाम एनर्जी इनोवेशंस है। एनर्जी इनोवेशंस में बेसिकली हम लोग सस्टेनेबल गिफ्टिंग करते हैं। और जो हमारी चीज़ें हैं वो टेम्पल के वेस्ट से बनती है और कम्युनिटीज़ उन चीज़ों को बनाती है। मतलब टेम्पल की वजह से क्या क्या बनाते हो आप एग्जैक्टली exactly? तो हम लोग स्टैचूज़, आइडल्स, तो हैंडीक्राफ्ट जैसे आइटम्स। जैसे ये आइडल है, तो इस टाइप की चीजें आपने बनाई थी? ये एग्जैक्टली तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और सरप्राइजिंगली आपको जान के हैरानी होगी, उन चीज़ों को कौन बनाते हैं? उनको कम्युनिटीज़ बनाती हैं, जैसे कि जेल प्रिजनर्स, बंजारा कम्युनिटीज़, ऐसे लोग बनाते हैं। तो मैं 2018 से एनर्जी को रन कर रहा हूँ। तो मुझे ना इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया कि एक तरफ तो मैं सस्टेनेबल गिफ्टिंग कर रहा हूँ। हम लोग के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, हम लोगों ने बहुत बड़े-बड़े मेगा इवेंट्स में अपनी गिफ्टिंग को शो किया है। चाहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो, मैंने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया है। हमारे काम के ऊपर अमेज़न प्राइम पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, जिसका नाम एशेस टू आइडल्स है, जो कि ओके। इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो मुझे ना इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, मतलब ये बात है 2022 की। और हमारा जो ज़्यादातर जो बिज़नेस आता है, वो आता है फेस्टिवल के टाइम पे, अगस्त से दिसंबर के बीच में। तो ये अक्टूबर की बात है, हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे गिफ्टिंग पैक कर रहे थे। हम्म। और हम लोग अपनी गिफ्टिंग पैक करने के लिए, जैसे मान के चलो ये मूर्ति है, ऐसी गणपति की हमारी मूर्ति थी। बहुत ठीक ही है। लार्ज स्केल पे हम लोग की प्रोडक्शन हो रहा था और पैकेजिंग हो रही थी। तो वो पैक करने के लिए हम लोग बबल रैप और थर्माकोल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे ना ये देख के बहुत ऐसे बुरा लगा अंदर से ना, कि एक तरफ तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, टेम्पल के वेस्ट को नदियों में जाने से रोक रहा हूँ, पॉल्यूशन होने से, कम्युनिटीज को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम लोग। दूसरी तरफ उसी को पैक करने के लिए हम लोग एक कैसी पैकेजिंग यूज कर रहे हैं, जिसको गाय खाती है तो बीमार होती है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, इवन अभी लास्ट हफ्ते की बात है, मुझे पता चला एक गाय ने 15 किलो प्लास्टिक खा लिया है। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उसके पेट में 15 किलो प्लास्टिक निकला। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इस चीज की, मतलब अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसको हिंदुस्तान टाइम्स ने भी बैक किया और इंडिया के अंदर पब्लिश किया, जिसमें एक चीज का खुलासा हुआ कि जो पराली से जो पॉल्यूशन होता है, हम्म। उससे 12 गुना ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में इस चीज से है, जो वेस्ट टू पावर प्लांट है। हम लोग प्लास्टिक को फ्यूल डाल के जला रहे हैं, हम्म। उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको जला के, और उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है बिना सेग्रीगेट किए। तो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी कि यार, एक तरफ तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ वो अच्छा काम करने के लिए बुरा काम कर रहा हूँ। तो मैंने पैकेजिंग ऑप्शंस तलाश करने स्टार्ट किए, और वहीं से अनबबल की जर्नी की स्टार्टिंग हुई। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है। बिकॉज आपको कोई ना कोई ऐसे आइडिया नहीं आते, मतलब आप जब कुछ सॉल्व कर रहे होते, आपको कुछ क्लिक करा कि आपने एक स्टार्टअप से दूसरे स्टार्टअप का आपको आइडिया आया,
सो काफी इंस्पायरिंग है। सो एक बार आप ऑडियंस को दिखा सकते हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा और की क्या, कैसा प्रोडक्ट है, किस टाइप के आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम तो को। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। जैसे मान के चलो ये मुझे यहाँ से चेन्नई भेजना है, हम्म। बैंगलोर भेजना है, कहीं पे भी भेजना है, मैं इसको कैसे पैक करूंगा? मैं इसको बबल रैप में पैक करूंगा, राइट। कस्टमाइज थर्माकोल में डालूंगा, या अगर मैं ज्यादा प्रीमियम चीज है तो फॉर्म पैकेजिंग में डालूंगा। तो मैंने ना ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस तलाश करने स्टार्ट किए। इवन पता है, मैंने अपने प्रोडक्ट्स को पॉपकॉर्न तक में पैक किया हुआ है। अच्छा। हाँ, पर कस्टमर्स का बहुत घटिया रिएक्शन था। उनका बोला था पॉपकॉर्न में कैसे पैक कर एक तो सकते हो? स्मेल या ऑयल का भी इशू होगा आई हाँ थिंक, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली, पर पॉपकॉर्न ना उसको प्रोटेक्ट कर पाया। पर अच्छा। पॉपकॉर्न पैकेजिंग बहुत महंगी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी पैकेजिंग डिजाइन करी जाए जो आसानी से अवेलेबल हो, जो प्राइसिंग में सस्ती हो, और साथ में सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग हो। तो आकाश, इसमें अगर आप देखो हनी कॉम पैकेजिंग है, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मतलब आजकल आप ज्यादा देखो सस्टेनेबल के नाम पे, और वो चल भी रही है एंड वो पर्पस सॉल्व कर रही है। सो आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो मतलब। एग्जैक्टली, तो हनीकॉम पैकेजिंग ना बहुत अच्छी है। हम लोग ने भी एनर्जी में हनीकॉम पैकेजिंग का यूज किया है। पर हनीकॉम पैकेजिंग ना प्रोटेक्शन नहीं देती। हनीकॉम पैकेजिंग आपकी चीजों को कवर करती है, पर टूटने से नहीं बचा सकती। वो प्रोटेक्शन नहीं देती हनीकॉम अच्छा। पैकेजिंग। जो बबल रैप थर्माकोल फॉर्म पैकेजिंग प्रोटेक्शन देता है, वो हनीकॉम पैकेजिंग या श्रेडेड पेपर पैकेजिंग या कोई भी हम्म। सस्टेनेबल पैकेजिंग उतना प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। ओके। हाँ, तो इसी का अल्टरनेटिव जो आपने बताया, ये हम लोग का प्रोडक्ट है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये है पैकेजिंग पीनट। ये एज अ फिलर यूज होता है, जैसे मैंने आपको अभी एक को। और मैं देख। हाँ हाँ प्लीज। ओके। ठीक है, आप बता, हाँ बता दे। आप अगर वो पानी का ग्लास पकड़ा सकें तो मैं एक बार घोल के दिखा सकता हूँ। हाँ तो इवन अभी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से हाँ। पहले मैंने अभी आप दिखाया। दिखा रहे थे और हाँ, अभी अभी आप लोग देखेंगे, आपके आंखों के सामने ही ये पैकेजिंग अपना मैजिक शो करेगी। तो आप मान के चलो, जैसे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये आप पहले ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है बबल रैप थर्माकोल एज अ फिलर यूज होता, हम्म। उसकी जगह ये पैकेजिंग पीनट्स यूज हुए हैं। ये जो कॉर्न होता है, मक्का होता है, उसका इस्तेमाल करके ये बने हुए हैं। अब ये मक्के से, हाँ मतलब जी। इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव, मतलब ये बिल्कुल ही वो थर्मोकॉल ही लग रहा है मतलब एक्चुअली। बट इसको आपको जब एक बार आकाश आप तो डाल। जैसे मान के चलिए आपके आपके घर में ये डब्बा आया। आप अभी पैकेजिंग का क्या करते हो? इधर उधर फेंक देते हो। हम्म। जो बिना सेग्रीगेट हुए डंप यार्ड्स में जाता है, वहां पे जला जला दिया जाता है। पर आप अपनी पैकेजिंग को भी निकाल सकते हो, अपनी सिंक में डाल सकते हो, या अपने पौधों में डाल सकते हो, और ऊपर से उसमें पानी डालोगे, तो आप देखोगे कुछ ही टाइम में ये जो पैकेजिंग है ये पूरी तरह से घुल जाएगी, और कंपोस्ट खाद बन जाएगी ये पैकेजिंग। इवन अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंडिपेंडेंट लैब से टेस्टिंग कराई इसकी, कि इसका वाटर के ऊपर क्या असर होता है। ऐसे तो नहीं है मतलब पानी को ये पॉल्यूट करती है। तो उस लैब टेस्ट में ये रिजल्ट आए, ये जो हमारी पैकेजिंग है, ये फूड ग्रेड कैटेगरी के अंदर आई है। इसका कोई भी हार्म नहीं होता। इवन मतलब इस पैकेजिंग को अगर एक्सीडेंटली कोई एनिमल कंज्यूम कर लेता है तो उसके लिए हार्मफुल नहीं है। इसको गाय डॉग वगैरह मतलब खा सकते हैं। पर हम लोग वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक प्रोसेस से नहीं बनी है। अभी देखो, आपने देखा ये पूरी तरह से घुल गई है। हम्म। अभी हम अपने प्लांट को डालेंगे तो एक कंपोस्टेबल पैकेजिंग है, ये खाद बन जाएगा इसका। मतलब बिल्कुल यूज हो सकती है। एग्जैक्टली अब खाद बन गया ये। 100% इसको, मतलब विदाउट एनी प्रोसेस, मतलब आपको पहले अगर कोई चीज लाते उसको प्रोसेस करते फिर यूज करते हैं, अभी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। तो अभी इसका यूजेज, ये अभी जस्ट आपने प्रोटोटाइप बनाया है, ये एक्चुअली इसको आप स्टार्ट कर दिए कमर्शियल प्रोडक्शन या लोग यूज कर रहे हैं। सो इसके इस पे क्या आपका पॉइंट है। हम लोगों ने अनबबल को मिड 2023 में हम लोगों ने रजिस्टर कराया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तब से हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं बात करूं, अब से 1 साल पहले हम लोगों ने पैकेजिंग पीनट के वेरिएंट्स निकाले। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। मॉइस्चर का चैलेंज था, हीट का चैलेंज था। इवन हम लोगों ने अभी इसको अलग अलग कलर्स में और शेप्स में बनाया है। जैसे वैलेंटाइन डे के दिन हम लोगों ने हर्ट शेप में बनाया, अच्छा। ठीक है, पिंक शेप में बनाया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हम लोग इसके निकाल रहे हैं। तो मेरा जब अनबबल स्टार्ट किया था तभी से एक गोल था कि मुझको ऐसी पैकेजिंग बनानी है जो मैं आसानी से लोगों के पास पहुंचा सकूं, जिसकी कॉस्ट सस्ती हो, और जिसको बनाने में मैं कई साल ना लगाऊं। बहुत सारी पैकेजिंग कंपनी है जो डिकेड से काम कर रही है। तो ये मटेरियल साइंस कंपनी है, और मटेरियल साइंस का प्रोडक्ट बनाने में आपको 5-10 साल तो आपके कहीं नहीं आर लगे। एन डी करनी पड़ती है काफी साल। आपको मिलियंस ऑफ रुपीस डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ बने ना बने। तो मेरा गोल था, जो भी चीज़ हम बनाएंगे उसको मार्केट में एक्सेसिबल करेंगे। तो हम लोग को ऑलरेडी पिछले 6 महीने से हम लोगों ने 24 से 25 ब्रांड्स के साथ पेड पायलट्स किए हैं। अच्छा। उन्होंने हमारी पैकेजिंग यूज़ करी है।
और कुछ स्मॉल स्केल ब्रांड्स हैं, कुछ थोड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। और ये पैकेजिंग पीनट है, दूसरा फॉर्म पैकेजिंग है। बट इसमें आकाश एक क्वेश्चन है कि जो आपने करा, मतलब आगे अभी हम बोल रहे थे कि चाइना सब चीजों में आगे टेक्नोलॉजी में एंड ऑल। सो मेरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि ये टेक्नोलॉजी मतलब वर्ल्ड में किसी और ने डेवलप करी होगी, बिकॉज या वी आर द फर्स्ट वन। बिकॉज अगर आप कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली बात है, चाइना या कोई भी डेवलप कंट्री बहुत आगे हमसे, उन्होंने नहीं सोचा इसके बारे में। यार बहुत अच्छा सवाल है, और कभी मैं इतना डिटेल डिस्कशन में ज़्यादातर जा नहीं पाता, पर यहाँ ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और मौका है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का। और आप बहुत अच्छे से, मतलब मुझे लगता है आपने अच्छी रिसर्च करी है, जो आप ऐसे सवाल पूछ पा रहे हो। हाँ, तो ऑब्वियस इक्विटी रिसर्च का चैनल है, तो हम रिसर्च में तो पाइनियर है मतलब। डेफिनिटली, मतलब मैंने बहुत सारी मीडिया इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिनके अंदर मैंने देखा है कि लोग हाँ, लिटरली बिना किसी तैयारी के आ जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते टाइम और आपको जवाब देने में। तो ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग पीनट मैंने इनोवेट किया है या मैंने इसका आविष्कार किया है। पैकेजिंग पीनट तो एक्चुअली 1969 में बना था, पर वो स्टायरोफॉर्म से बना था। वो क्या बायोडिग्रेडेबल होता है कॉर्ड बेस्ड स्टाइरोफॉर्म, नहीं था। मतलब लेमन लैंग्वेज? तो स्टायरोफॉर्म होता है प्लास्टिक से बना हुआ, हाँ, आप ठीक। मान के चलो। ठीक है। ठीक है, प्लास्टिक से बना था। फिर ये 1999 में ये कॉर्न बेस्ड पैकेजिंग पीनट्स आने लगे। अभी के टाइम पे यूएस में, यूरोप में जस्ट एक क्लैरिटी की पैकेजिंग पीरियड्स हम शेप को बोल रहे हैं। पैकेजिंग पीनट इसका नाम है, इसका मूंगफली से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब ये इसकी खाली शेप का नाम है। शेप इसलिए है, और जी, ये बना किसी से भी सकते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट आपने जिस मटेरियल से बनाया वो बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, करेक्ट? एग्ज़ैक्टली। ठीक है, जी, अच्छा ठीक है। सो। नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं एनर्जी में ऑप्शंस देख रहा था सस्टेनेबल पैकेजिंग के, तो मुझे पता चला पैकेजिंग पीनट के बारे में। तो मैंने सोचा ये मैं ऑर्डर करके मँगाता हूँ और हम अपनी चीज़ों को इसमें पैक किया करेंगे। पर जब मैं वो ऑर्डर करने गया तो मुझे प्राइस पता चला 6 से 8-10 हज़ार रुपए पर केजी है। और ये मैं बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के चार्जेस बता रहा हूँ आपको। अच्छा। ये मैं बिना शिपिंग कॉस्ट के चार्जेस बता रहा हूँ आपको। आप 1 केजी पैकेजिंग पीनट मँगाओगे, आपको 8-10 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मुझे समझ में आया इतने का तो मेरा प्रोडक्ट नहीं है जितनी की मेरी पैकेजिंग की कॉस्ट आ जाएगी। राइट। फिर मैंने देखा यार इसकी एक मशीन मँगा लेते हैं। वो मशीन मँगा के और फिर उससे करेंगे, तो पता चला मशीन बहुत महँगी 30-40 लाख रुपए की। और मैं कोई पैकेजिंग कंपनी तो हूँ नहीं जो इतना पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर जो कुछ मशीन्स हैं, उनको मॉडिफाई करके यहाँ पे हम लोग खुद से पैकेजिंग पीनट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इवन आपको प्राइसिंग जान के बहुत हैरानी होगी, जो हमारा पैकेजिंग पीनट्स की जो सेल्स प्राइसिंग है, जो ऑलरेडी हम लोग ब्रांड्स को बेच रहे हैं, हमारे पास हर रोज़ 4-5 ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी के टाइम पे। हमारे पास 20-30 ब्रांड्स के बैकलॉग पड़े हुए हैं जो कंटिन्यूअस नए-नए ऑर्डर्स दे रहे हैं हमें। जैसे स्टार्टअप महाकुंभ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमारा जो प्राइसिंग है वो 400 से 500 रुपए पर केजी है। 400 से 500 पर सेल केजी? कॉस्ट। अच्छा। और 400-500 केजी आप समझ रहे हो, जैसे इसके अंदर जो डला हुआ है ना, ये 1 रुपए का पैकेजिंग पीनट है। वो अच्छा। 1 रुपए कॉस्ट आ रही है इसको पैक करने की। अच्छा। 1 केजी पैकेजिंग पीनट में 50 किलो का बोरा भर जाता है। ओके। आप सोचिए उस बोरे में आप ऐसे आराम से कम 250-300 डब्बे पैक कर सकते हो, क्योंकि 1 केजी के अंदर। क्योंकि बहुत लाइट वेट है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। एंड इसके कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल बबल रैप आता है, उसकी क्या कॉस्टिंग पैरेलल है या कम तो है, ज्यादा है? जब मैं बोलता हूँ मैं सस्टेनेबल पैकेजिंग बना रहा हूँ, तो लोगों को लगता है ये बहुत महँगा बना रहा है। करेक्ट। मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा, जो हमारा पैकेजिंग यूनिट है, वो बबल रैप थर्माकोल फ़ोम पैकेजिंग के बराबर ही प्राइस करता है। इवन ये फ़ोम पैकेजिंग से सस्ता है। ये हनीकॉम्ब पेपर से भी सस्ता है। ये अच्छा। बबल रैप थर्माकोल के बराबर प्राइस करता है। मैं बताया ना, इस बॉक्स को पैक करने की कीमत 1 डेढ़ रुपए है। बहुत बहुत सही इनोवेशन है। और उसमें भी आप सोचो कोई ब्रांड इसे यूज़ कर रहा है और आपके पास एंड प्रोडक्ट ये आ रहा है और आप उसे अपने प्लांट्स में डाल रहे हो, तो आपके उस ब्रांड के साथ मेमोरीज़ बनेंगी। इवन आपका हम लोग सिर्फ प्रोडक्टिव पैकेजिंग नहीं बना रहे, सिर्फ सस्टेनेबल पैकेजिंग नहीं बना रहे, हम लोग यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस कर रहे हैं। पहले आपको हनीकॉम्ब पेपर वो खोलते, आप हम्म। लपेटते, फिर वो खोलते, राइट। कितना टाइम वेस्ट होता। पैक करने वाले बंदे का भी, खोलने वाले बंदे का भी। हम दोनों का टाइम सेव कर रहे हैं, उसको एक बेटर एक्सपीरियंस दे रहे हैं। सो ये जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी पहले आ गई थी यूएस में या कहाँ पे, मतलब ये मशीन्स? ये मशीन सबसे पहले यूएस और यूरोप में स्टार्ट हुए थे। अच्छा। अभी के टाइम पे हम बात करें इंडिया के अंदर पैकेजिंग पीनट कौन बना रहा है, मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल पैकेजिंग पीनट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हम बना रहे हैं इस टाइम पे अभी। ओह, ग्रेट थिंग। सो मतलब ये आपने इसको टेक्नोलॉजी से एक चीप कॉस्ट पे लेके आए, या कैसे इसको, मतलब या उन्हीं की मशीन्स को यूज करा या कुछ डेवलप करा उसमें? यार हम लोगों ने ना 2 इनोवेशन किए हैं इसके अंदर। अच्छा। पहला जो मशीन्स हैं, वो इंडिया के अंदर कुछ डोमेस्टिक, इंडिया के अंदर एक्चुअली पैकेजिंग पीनट मशीन्स नहीं है। और ये हमारा आईपी है, तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक हम है। लोग ऑलरेडी प्रोविजनल पेटेंट्स हम लोगों ने फाइल किए हुए हैं।
फेयर हम फेयर लोगों पॉइंट। ने 3 पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं। तो हम लोग जो इंडिया में कुछ सिमिलर मशीन्स हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके इसको बना रहे हैं। दूसरा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। मैं अगर इसको थोड़ा कट डाउन करूँ, तो हमें जो रॉ मटेरियल कॉस्ट पड़ रहा है वो ₹100 के अंदर पड़ रहा है, इसको अच्छा। बनाने का। तो हमारे पास मार्जिन्स भी हैं इस सब तो प्रोसेस ये के अंदर। कॉर्न मक्के से बन रहा है, राइट? हाँ, कॉर्न का और कुछ एग्री वेस्ट का यूज़ करके हम लोग इसको बना रहे हैं। तो अच्छा, मतलब आप वही जो एथेनॉल भी होता है, अगर आप एथेनॉल देखोगे तो वो भी अब मकई से गवर्नमेंट वो कर रही है। डेफिनिटली मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है पॉल्यूशन को कम करने के लिए अभी के टाइम पर। ओके, तो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो समझ गए, एंड काफी अच्छा इनोवेशन है। आपका एक और प्रोडक्ट भी है जो आप बता रहे थे, तो वो भी उसके बारे में क्या है, एक बार उसके बारे में बता दीजिए। तो हम लोग ने जब इसकी मार्केट टेस्टिंग करी, तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ना कोई प्रॉब्लम ढूँढते हैं। हम्म। जैसे प्रॉब्लम मेरे सामने क्या थी? पैकेजिंग। तो मुझको सॉल्यूशन चाहिए था। सॉल्यूशन पैकेजिंग पीनट। राइट। तो हम लोग ना एक चीज़ को मिस कर देते हैं। हम जो यंग स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो होता है वैलिडेशन। हम लोग को लगता है ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी। करेक्ट करेक्ट। और हम अपन ना इतने पैशनेट होते हैं अपनी चीज को लेके ना, और ऐसे लगता है जैसे मैंने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं। आई मेक अ सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक विंड हार्नेसिंग मशीन, स्मार्ट इरिगेशन स्प्रिंकलर मशीन, जिसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से। तो मैंने इस सब प्रोसेस में ये सीखा यार, एक चीज बहुत जरूरी है जो हम लोग मिस करते हैं, जो मैंने एनर्जी और अनबबल में मिस नहीं करी, वो है वैलिडेशन करना चीज का। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है या ये सबकी प्रॉब्लम है? तो हमने इसको वैलिडेट कैसे किया? मैं बहुत सारे बिजनेस के पास लेके गया। मैंने बोला यार ये तुम लोग यूज करो। मैं एनर्जी में तो यूज कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने यूज किया, फीडबैक दिया कि ये चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों ने ना हमको फीडबैक दिया कि यार ये पैकेजिंग तो अच्छी है, हम्म। पर उनको ना कस्टमाइज पैकेजिंग चाहिए, जो उनकी पूरी शेप को होल्ड कर सके, जिसका करेक्ट फॉर्म होता है। करेक्ट। तो मुझे आया यार ये तो पैकेजिंग पीरियड तो अच्छा है, अभी हमें फॉर्म भी बनाना चाहिए। तो दूसरा है हमारी वृक्ष फॉर्म पैकेजिंग, ओके। जो कि पूरे तरह से हम लोग 100% एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज कर रहे हैं इस पैकेजिंग को बनाने के लिए, जो कि आपके साइड में है, आप चाहें तो दिखा भी तो सकते हैं। जैसे आपका फोन है या जो भी लेट्स से परफ्यूम है, सो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। जैसे आपकी जो भी आप ब्यूटी केयर के अंदर जाएंगे, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं आपकी फॉर्म पैकेजिंग में पैक होती है। अब देखो फॉर्म ना कोई इसको खरीदता, ना रिसाइकल करता, ना कुछ करता, मतलब राइट किसी कबाड़ी को देखोगे वो लेने से मना कर देगा। पर ये भी हजारों साल तक नेचर के अंदर रहता है, ना गलता है ना सड़ता है। राइट। ये फॉर्म आप देख रहे हो, तो इसको आपको फेंक देना है, मतलब ये काम का नहीं है। ये अनबबल की वृक्ष फॉर्म पैकेजिंग है। दिखने में एकदम नॉर्मल फॉर्म की तरह है, काम ऐसे करती है, सारी चीजें ऐसे है। यूज करने के बाद आप थ्रो कर दोगे तो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तो मतलब ये सिमिलर पैकेजिंग ये है, मतलब जो अभी हमने दिखाया था, जी, लेकिन उससे ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। 100% बायोडिग्रेडेबल प्लांट बेस्ड है। एग्रीकल्चर जो अपना पराली होता है ना, जिसको जला देते हैं अपन किसान लोग, जिससे पॉल्यूशन होता है, उसी का यूज करके हम लोग ये पैकेजिंग बना रहे हैं। दिखने में एकदम फॉर्म की तरह है, काम करने में ऐसे है। थ्रो कर दोगे 1 हफ्ते के अंदर कंपोस्ट बन जाएगा, इसका खाद बन जाएगा। ओके, तो लेकिन ये पानी में नहीं डिजॉल्व होगी ये? पानी में डिजोल्व होगी, पर इतनी जल्दी पैकेजिंग पीनट की तरह नहीं होगी, क्योंकि हमको एक ज्यादा मजबूत पैकेजिंग चाहिए थी। तो हमने इतने डिजोल्वेबल पैकेजिंग नहीं बनाई है। नाइस। तो इसकी भी आपने मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी या अभी ये भी तो टेस्टिंग? इसके ऊपर हम लोगों ने अभी 6 महीने पहले ही काम करना स्टार्ट, मतलब 8-9 महीने हो गए काम करना स्टार्ट किया। और पिछले 3 महीने से इसके भी हम लोग पेड पायलट्स कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं एक मस्टर्ड ऑयल ब्रांड के साथ, जो कि कांच की बोतल में मस्टर्ड ऑयल बनाते थे, तो उनके लिए अच्छा। शिपिंग का चैलेंज था। तो आप सोचिए उनसे मैंने कुछ बोतलें मंगाई, और उन्होंने, मतलब इतनी बड़ी बोतल है तो इतना बड़ा इसके ऊपर बबल रैप लगा हुआ था, उनको वो 5 बोतल पैक करने में 2 से ढाई घंटे लग गए। और वो भी उन्होंने थ्रो करके देखा मुझे भेजने से पहले गोरखपुर से, तो उसमें से 2 बोतल लूट गई उनकी। सेफ्टी के चक्कर में, मतलब हाँ कि हाँ, सेफ्टी के चक्कर में। एक्सपेंसिव अगर तो आइटम है वो तो आप। इतनी बोतलें थी, तो इतना इतना उनमें थर्मा वो लगा हुआ था, बबल रैप लगा हुआ था। और उसको उनको पैक करने में 1-2 घंटे लगे, मुझे खोलने में ब्लेड से आधा घंटा उसको लग गया। तो उन ऐसे हम लोग ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। जैसे ये दिखाना चाहूंगा, ये उन्हीं के लिए हम लोग ने डिजाइन किया। वो अभी इसको यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये उसका बेस मटेरियल है, सिर्फ नीचे लगता है, ऊपर लगता है और यूज होता है। और आप सोचेंगे, मतलब ये पैकेजिंग पूरी कंप्लीट पैकेजिंग विद कार्डबोर्ड हम उन्हें कितने में प्रोवाइड करा रहे हैं? आ- मात्र 12 रुपए में। अच्छा। हाँ, तो 12 रुपए में हम लोग कंप्लीट पैकेजिंग विद कार्डबोर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारी पैकेजिंग बिल्कुल महंगी नहीं है। हाँ, ये पैकेजिंग पीनट से महंगा है, क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी में है, और इसमें अभी बहुत लो स्केल पे हम लोग इसे बना रहे हैं।
आने वाले टाइम में इसका भी प्राइस कम होगा। पर ये ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा महँगा है, हुँ। मतलब ये भी अफोर्डेबल पैकेजिंग है। नहीं, इंटरेस्टिंग। सो आकाश, अब एक बार थोड़ा बिहाइंड चलते हैं कि आपको ये आपने बताया कि आपको आइडिया कहाँ से आया। सो अपनी जर्नी कैसे आपकी, मतलब बीइंग लाइक आपका लाइक कैसे यू आर एंटरप्रेन्योर, आपकी फैमिली से आपको ऐसे लाइक एक्सपीरियंस थे, या फिर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो? थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताओ। अ, तो मुझे ना मतलब लिटरली मैं 6th क्लास में 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, पता है? और अच्छा। जो मेरा रिपोर्ट कार्ड था ना, रिज़ल्ट था, तो उसपे ना मेरे मार्क्स के नीचे ना रेड कलर की लाइन्स खिंची हुई थी। तो उस और पूरे रिपोर्ट कार्ड का जो इंक था वो ब्लू था। तो वो पेन से खिंचा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लू पेन से ना उसके ऊपर ऐसे चला दिया जो वो दिखे ना, और वो नंबर्स चेंज कर दिए, जैसे 31 है तो वो 81 कर दिया। और जब मैं घर आया तो वो 1 सेकंड में मम्मी-पापा ने पकड़ लिया और बहुत ही मुझे डाँट-वाँट पड़ी, ट्यूशन्स लगा दिए। तो ये 6th क्लास की बात है। तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ना-वढ़ना थोड़ा स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। अ, पर मुझे ना लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है। ठीक है, मतलब बहुत प्रेशर था तो इसलिए बेटर मार्क्स वगैरह आने लगे। पर 9th क्लास में ना एक छोटी-सी चीज़ थी, मैं बोलूँगा जो लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो मैं जेवर, एक टाउन है यूपी में बहुत छोटा-सा। जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है। हाँ, अभी एयरपोर्ट आ रहा है। अब हाँ, पॉपुलर हो चुका है हाँ, अब। अभी-अभी अच्छा। लोग जानते हैं, अब पर अब सब से जानते हैं। 5-10 साल पहले लोग नहीं जानते थे। तो वहाँ पे एक स्कूल है, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल करके। बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, मतलब शहर का ही स्कूल है। अभी के टाइम पे थोड़ा मतलब बड़ा हो गया है। तो बहुत सपोर्टिव स्कूल रहा वो मेरे लिए। तो वहाँ पे हमारे टीचर होते थे भानु प्रताप सिंह करके। तो उन्होंने ना एक एग्ज़ीबिशन होस्ट करी, हुँ। साइंस एग्ज़ीबिशन, और बोला कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना है। तो यार मेरे साथ ना कोई भी टीम में आया नहीं, सबको लगा ऐसे ही बेकार बंदा है, क्या ही बनाएगा। पर सबको ना मैंडेटरी था पार्टिसिपेट करना। तो मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था विंड हार्नेसिंग मशीन, और उस प्रोजेक्ट को लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया और बोला ये चीज़ तो हटके है। उसमें बेसिकली क्या था कि जो मूविंग व्हीकल्स हैं ना, उनको कैसे यूज़ करके विंड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती ये है। आपने 9th क्लास में करा था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, जिसके ऊपर जैसे आपने पढ़ा होगा, बेटर इंडिया का आर्टिकल था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए। इवन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसके लिए मुझे वहाँ पे बुलाया। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने मुझे एप्रिशिएट किया इस 9th चीज़ के ऊपर। क्लास में आपने ये सब करा था खुद से? हाँ, तो 9th क्लास में मुझे ये डायरेक्शन मिली। अब 9th हो गई, 10th हो गई, तो मुझे थोड़ा ऐसा फ़ील हुआ, 10th तक मुझे पता चल गया था मुझे इनोवेशन में ही काम करना है। पर बहुत ज़्यादा ना रिसोर्सेज़ नहीं थे जहाँ पे मैं रहता था, और पेरेंट्स भी मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो उनके लिए भी समझना डिफ़िकल्ट था कि ये कर क्या रहा है। हुँ। तो उनको समझाना, काम करना चीज़ों के ऊपर। तो मैंने डिसाइड किया यार कि घर से थोड़ा निकलना होगा, तो जैसे टू कट इट शॉर्ट, इससे पैरेलल फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि मतलब एजुकेशन पे इम्पैक्ट आ रहा होगा जब अगर आप ये सब कर रहे हो, बिकॉज मतलब स्कूल के साथ मैनेज कर रहे थे, या एजुकेशन पे फिर मतलब आपके घर वाले जो हैं मतलब पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि पढ़ाई पे ध्यान दो ज्यादा, या क्योंकि ये सब पे आपका लाइक हाउ दे वर सेइंग क्योंकि। तो यार मैं पढ़ाई कर रहा था क्योंकि वो मुझे पता था वो मैं हाँ। नहीं करूँगा तो मुझसे ये सब बोला जाएगा। तो मैं 70-80 मतलब 10th तक आते-आते तो मैं काफ़ी पढ़ने-वढ़ने लग गया था। कि मुझे ना ये था कि अभी कि यार मैं नहीं पढ़ूँगा ना तो मुझसे बोला जाएगा तू ये कर रहा है तो इसलिए नहीं कर पा रहा। करेक्ट। तो इवन मेरे 10th में अच्छे सीजीपीए भी आए, मतलब मेरे लिए तो अच्छे थे। 8.8 सीजीपीए मैंने स्कोर किया। पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी ये लोग ये इतना कर पाएगा। तो ये था। पर मेरा ना एक मकसद ये था कि यहाँ से निकलना है, तो मैंने क्या किया, मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एक एग्ज़ाम होता है हरियाणा के अंदर। तो मैंने पेरेंट्स से बोला यार मुझे ना डिप्लोमा करना है, 10th के बाद 11th-12th नहीं करनी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या अगर तेरा किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो चली जाइए। उनको लगा था वो नहीं जा पाएगा ऐसे करके। हम्म। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और 50-60 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से मेरी 1400 रैंक आई। तो तीसरी ओके। काउंसलिंग के बाद मुझे हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल गया गुड़गाँव में। जीपी मानेसर मेरा कॉलेज था। मैं इधर आया, मैं जिस टारगेट से इधर आया था, जैसे इवन आप जो कर रहे हैं वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। आप कैसे अपने टाइम को बचा के कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो मेरा भी वही टारगेट था कि कैसे मैं अभी स्कूल करते-करते मैं इनोवेशंस नहीं कर सकता। हम्म। कॉलेज में मेरे पास टाइम था, मेरे पास वर्कशॉप सी चीज़ें थी। तो पहला इनोवेशन था, मैंने अपने दादाजी के लिए एक स्टिक बनाई, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी, चलने में हेल्प करती थी ओल्ड फिजिकल चैलेंजेस लोगों को। और मेरे दोस्त सचिन था जिसके साथ बनाई, और हम लोग कॉलेज के टाइम पे ये बना के बेचने लग गए थे। अच्छा। हाँ। तो वहीं से मतलब आपका 9th क्लास से स्टार्ट हुआ, देन कॉलेज में डेवलप हुआ,
सो आप जर्नी देख रहे हो, मतलब वो रिफ्लेक्ट होता है आपके स्टार्टिंग से ही, क्योंकि तभी आपका माइंड डेवलप होता है। तो फिर ये वाला आइडिया कब कैसे स्टार्ट हुआ, जो अभी इससे पहले वाला आपने जो एनर्जनी का बताया तो था? मैं ना देखो यहाँ पे आऊँगा, जब हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, आइडिया वैलिडेशन, एक चौथी चीज़ भी होती है, पता है? आप बताइए। हाँ, वो चौथी चीज़ होती है स्केलेबिलिटी। राइट। हम लोग ये 3 करके ही एक्साइटेड होके खुश हो जाते हैं। तो नहीं, स्केलेबिलिटी तो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने तो भी काम। मैंने ये जो इनोवेशंस किए, विंड हार्नेसिंग मशीन, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक, स्मार्ट इरिगेशन स्प्रिंकलर मशीन, मुझे बहुत अच्छा मीडिया पीआर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिला, पर मैं इन चीज़ों को स्केल नहीं कर पाया, पता है? हम्म। तभी तभी आप, मतलब ये कहाँ से आपको डेवलप हुआ कि स्केलेबिलिटी में आपका इशू है, या कैसे पता चला? तो जब हम एनर्जी के अंदर आए ना, तो सचिन मेरा को-फाउंडर था, सचिन अत्री, हम लोग साथ में स्टिक बना रहे थे। पर उसके ऊपर ना थोड़ा फैमिली प्रेशर आया और उसको 1-2 महीने बाद जाना पड़ा जॉब के लिए, क्योंकि हम लोग स्टिक को स्केल नहीं कर पाए थे। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बना रहे थे, 1500 में स्टिक बना रहे थे, हम्म। 1800 में बेच रहे थे, सिर्फ अपना खर्चा निकल रहा था, बाकी कुछ सोच ही नहीं रहे थे। तो सचिन के पेरेंट्स ने उससे बोला कि भाई तू ऐसे तो तेरी शादी-वादी कुछ नहीं होगी, तो राइट। ये सब छोड़, तू आजा अपना काम हाँ, कर। राइट। तो वो चाहता नहीं था जाना, पर उसे जाना पड़ा। तो मुझे समझ में आया अभी ऐसा काम करना है जिस काम को स्केल किया जा सके। और ये एनर्जी नहीं कैसे स्टार्ट हुआ, हम लोग साथ में, मैं, सचिन, मेरा दोस्त प्रतीक, रोहित, हम 4-5 लोग, मानेसर में हमारा कॉलेज था, वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे ना मानेसर में कुछ था नहीं, जंगल में हमारा कॉलेज था, अरावली हिल्स के ऊपर, हम्म। अरावली के पहाड़ों के ऊपर। तो वहाँ पे ना पास में एक मंदिर था, शनिदेव मंदिर। तो हम लोग ना हर ट्यूसडे और सैटरडे को मंदिर जाते थे, प्रसाद-वरसाद खाते थे वहाँ से। तो वहाँ पास में ना एक तालाब था, हमने देखा वो तालाब ना धीरे-धीरे करके पॉल्यूटेड होता जा रहा है, क्योंकि टेम्पल वेस्ट वहाँ पे डंप हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट था, वो था एशेज़ ऑफ टेम्पल। अगरबत्ती, धूप-बत्ती में जो बाइंडिंग मटीरियल होता है, वो ना लेड होता है। तो आप सोचो कोई टॉर्टोइस है जो 300-400 साल जीने वाला है, वो उसके प्रेज़ेंस में आके उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। विदिन फ्यू आवर वो मर जाएगा, सोचो। हम्म। तो ये सब करा तो बहुत बुरा लगा, पुजारी जी से बोला कि यार ये टेम्पल का वेस्ट इधर मत डालो। उन्होंने सवाल पूछा यहाँ ना डालूँ तो क्या करूँ? मैंने सिविल से अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था। एक सब्जेक्ट था कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो सीखा कि ओके। कैसे इन एशेज़ को कंक्रीट में चेंज किया जा सकता है। तो जब सचिन चला गया, ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, सीधा वहीं पे आऊँगा। हम्म। तो मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर करके एक इंक्यूबेशन है, अटल इंक्यूबेशन, हाँ, ओके। ये नोएडा में बिमटेक करके है। तो सचिन चला गया, अब मुझे था यार इंक्यूबेशन वाले तो भगा देंगे, हम्म। और मैं घर वाले तो चाहते, को फाउंडर ही चला हाँ, गया। और मेरे घरवाले चाहते थे मैं डिप्लोमा के बाद तुरंत बीटेक करूँ, पर मैं उनसे बोल के आया था नहीं मैं स्टार्टअप करूँगा। मैं रह भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर में रहा था, काम भी उधर कर रहा था, सारी चीज़ें उधर कर रहा था। को-फाउंडर चला गया, तुम्हारा आईडी नहीं चलेगा, स्टिक बना रहे थे। हम्म। तो मैंने ना तुरंत की तुरंत पिवट किया कि यार ये जो टेम्पल से जो एशेज़ निकल रही हैं, उनसे मूर्तियाँ बनाई और लोगों को बेचना चालू करी, लोग तुरंत खरीदना लोगों ने चालू कर दिया। तो वैलिडेशन हो गया। अब आप सोचो लोग खरीद क्यों रहे होंगे इन सब चीज़ों को? क्योंकि पॉल्यूशन को कम कर रहे हो आप, मतलब। तो ये हो गया सोशल एंगल, राइट। बहुत अच्छी चीज़। पर इससे कई गुना ज़्यादा एक और चीज़ थी, जिसकी वज़ह से लोग इन टेम्पल की राख से बनी हुई स्टैचूज़, स्कल्पचर्स को लोग खरीद रहे थे। सोचो क्या चीज़ होगी वो? इनसे ज्यादा जो खरीद रहे थे इनसे। हाँ, इस इससे ज़्यादा बड़ा एक रीज़न था। ये आप प्रिजनर से बनवाना भी स्टार्ट करा था, या वो बाद में आया? वो सस्पेंस वाली चीज़ थी। हाँ, अच्छा। हाँ, मैंने गेस कर लिया, बिकॉज बिकॉज आप बता रहे थे ना, हाँ, तो हाँ। नहीं, नहीं, बट। वो नेक्स्ट अच्छा, मैं बताऊँगा। नहीं नहीं। उससे पहले ही लोगों ने, जैसे ही मैंने ये मंदिर की राख से ये मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट करी, तो मुझे घर जाना पड़ता, पर मैंने बना के बेचने लग गया मैं, लोग खरीदने लग गए मुझसे। इसके पीछे बड़ा रीज़न क्या था? आस्था, हाँ, कि राइट। ये तो मंदिर की राख से बनी हुई है। राइट, राइट। मतलब 80 से 90% लोग इसलिए ज़्यादा खरीद रहे थे। कंपनियाँ इसलिए खरीद रही थी कि भाई वेस्ट होने से सस्टेनेबिलिटी वाला, सर्कुलर राइट, इकोनॉमी वाला राइट, एंगल राइट, है। राइट। तो अब मैंने ये मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट कर दी, लोगों ने खरीदनी स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा यार ये सब बड़ा करते हैं, मेरे को-फाउंडर ने मुझे जॉइन किया। 18, 20, 25 लोगों की टीम होगी हमारी देखते-देखते 1 साल के अंदर। हम्म। और अब इसको ना हमको स्केल करना था। इंक्यूबेशन ने बोला यार तुमने 1 टेबल से स्टार्ट करा, तुमने 10 टेबल घेर लिए। राइट। तुम किसी को आने नहीं दोगे, तुमने ही पूरे ऑफिस पे कब्जा कर लिया है। हमें स्केल करना था, तो हमने एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके और हम लोग जेल के अंदर चले गए। तो जेल के अंदर क्या बहुत सारी जगह रहती है। इन इंडिया मोर देन 69% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल। उन्होंने क्राइम किया, नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है, पर वो जेल के अंदर हैं। ओके। तो हमने ऐसे जेल इनमेट्स को ट्रेनिंग दी, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जेल के अंदर, और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और अभी हम ऐसी कई सारी कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। अच्छा, तो अभी भी कर रहे प्रिजनर्स के साथ काम आपके? हाँ, हाँ, अभी हमारे ही काम को और लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। सिर्फ़ एक जगह पे नहीं, अभी हम लोग मल्टीपल जगह पे काम कर तो रहे हैं। ये आपकी लास्ट कंपनी थी जिसमें आप वेस्ट से ये मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हो?
उसके बाद फिर अभी आपकी कंपनी जो पैकेजिंग। सो एग्जैक्टली। तो आपका मतलब जर्नी 9th क्लास में, फिर कॉलेज में एंड पिवट होता गया। सो काफी अच्छा जर्नी है। तो इसमें मैं भी पढ़ रहा था जो आपका कि एक आप जागृति यात्रा एक पॉपुलर है, मैंने भी इसके बारे में काफी पढ़ा है एंड आप शायद उधर जा चुके हो, मैं आपका जितना रिसर्च कर रहा था। सो उसके बारे में एक और ऑडियंस को बताओ, बिकॉज आई थिंक सो वो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगा उसका। तो जागृति यात्रा मैं 2019 में गया। जागृति के जो सीईओ है वो आशुतोष कुमार हैं। उन्होंने मुझे और एक मेरा दोस्त है, फेलो फाउंडर है आदित्य बोस, जो कि प्रोवानो नाम का एक स्टार्टअप चलाता है और अभी रिसेंटली उसका स्टार्टअप एक्वायर हो गया 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, हाँ। वो केबीसी में भी आया है, कौन बनेगा करोड़पति में। ओह तो वाह। हम दोनों को उन्होंने बुलाया कि तुम जागृति यात्रा में आओ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मतलब क्या होता होगा, कैसा होता होगा? द फर्स्ट टाइम आप ऐसे ही गए थे कि एज अ गेस्ट गए हो कि? तो जागृति यात्रा में बेसिक क्या होता है कि उनका जागृति यात्रा में आपको अप्लाई करना होता है। मुझे लगता है आराम से 40-50 हज़ार एप्लीकेशंस आते होंगे और ये एप्लीकेशंस जनवरी से मार्च के बीच ओपन हो जाते हैं और यात्रा जो होता है पहले दिसंबर में होती थी। 24 दिसंबर क्रिसमस ईव पे स्टार्ट होती थी और 10 जनवरी को खत्म होती थी। ये मुंबई से स्टार्ट होती है। 8,000 किलोमीटर की यात्रा होती है पूरी कंट्री की, जिसमें से मेजरली पूरा कंट्री कवर होता है। बैंगलोर जाते हैं, यूपी जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, राष्ट्रपति भवन आते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं। 8,000 किलोमीटर, 500 यात्री, 250 मेल, 250 फीमेल। सो इसमें खाली सारे एंटरप्रेन्योर्स ही जाते हैं? नहीं, इसमें बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं, रूरल एरिया से लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से लोग आते हैं। पर जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे लोग आते हैं। एस्पायर एंटरप्रेन्योर्स मैं बोलूँगा। और करते क्या है वहां पे, मतलब होता क्या उस जर्नी में? तो इसमें क्या होता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सोचो आप 15 दिन ट्रेन में रहते हो। राइट। साउथ में जाओगे गर्मी होगी। राइट। नॉर्थ में आओगे तुम बहुत ठंड होगी। 4-5-6 डिग्री टेम्परेचर होगा। आप देवरिया आते हो, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यूपी बिहार दिल्ली तक। इसमें होता क्या है, ट्रेन के अंदर ही ना बहुत सारे मेंटर्स होते हैं। आप हर जगह पे जाते हो, जैसे एग्जांपल आप बैंगलोर में जाते हो, तो वहाँ पे आप जो वहाँ वहाँ जो मेंटर्स हैं, वहाँ जो एमएसएमईज जो अच्छा काम कर रही हैं, आपको उनसे मिलवाया जाता है। आपके सेशंस होते हैं। ओके। आप सबको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। आपको अपना एक बिज़नेस आइडिया बना के ट्रेन के अंदर और ट्रेन के अंदर ही पिच करना होता है। अच्छा। तो बहुत सारे तो ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकले हैं जागृति यात्रा से। बहुत सारे को-फाउंडर्स मिले हैं जागृति यात्रा में। नेटवर्किंग इफेक्ट होता है बहुत तगड़ा। बहुत अच्छा नेटवर्किंग है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तुम बहुत बार अपने आइडियाज़ को रिफाइन कर पाते हो। हम्म। तुम अपनी चीज़ों को तुम अपनी टीम भी बिल्ड कर पाते हो, मैं तो बोलूँगा। बहुत सारे फाउंडर्स, को-फाउंडर्स, टीममेट्स मिलते हैं यहाँ पे। राइट। सो आपने जब अपना अनबबल का आइडिया तब हो गया था या उसके बाद गए हो आप? तो जागृति में गया था 2019 में, जब मैं एनर्जी रन कर रहा था। अच्छा। और मेरा थोड़ा प्रोसेस अलग था, हमको एक इनविटेशन मिला था, हम्म। तो हम लोग तो बिना पे करे गए थे। पर आप लोग कोई भी वहाँ जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी वहाँ, स्कॉलरशिप इस टाइम अवेलेबल होगी। तो मैं बोलूँगा ज़रूर जाइए जागृति यात्रा, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा। बहुत अच्छी जगह है जाने के तो लिए। इसके लिए मैं भी स्टडी कर रहा था, मतलब मेरे को मेरा प्लान था बट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट इस स्टोरी के बाद तो मैं भी फॉर श्योर अप्लाई करूंगा इसमें। इवन मतलब मैंने सोचा था, जब मैं 2019 में जागृति यात्रा गया था, मैंने सोचा था अब तो जागृति यात्रा में 6-7 साल बाद जा पाऊंगा। क्योंकि जागृति यात्रा तुम एक बार एज अ यात्री चले जाते हो ना, तो तुम दूसरी बार नहीं जा सकते। अच्छा। तुम फिर दूसरी बार एज अ वॉलंटियर आ सकते हो, जिसको ईआरसी बोलते हैं। तो ईआरसी वाले लोग हेल्प करते हैं यात्रा ऑर्गेनाइज करने में। या एक और होता है जिसको बोलते हैं फैसिलिटेटर। तो 6 यात्री 7 यात्री होते हैं एक उसमें। एक उनका फैसी होता है, फैसिलिटेटर। हम्म। फैसी की जो एवरेज एज होती है वो 30 साल के ऊपर होती है, उसके आसपास होती है। मैं सोचा कभी 10-12 साल बाद, मैं 19 साल का गया था पहली बार, फैसी बन के जाऊंगा। पर मुझे 2021 में फिर से जागृति ने बुलाया। और वो जागृति ने बुलाया मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन। और मुझे याद है मेरे ईयर में रिसोर्स पर्सन सोनम वांगचुक थे। अच्छा। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात थी, मतलब एज अ रिसोर्स पर्सन ऐसे करके। और जब मैं पहली बार गया था तो मुझे स्लीपर क्लास मिला था एज अ यात्री। हम्म। पर जब मैं एज अ रिसोर्स पर्सन गया तो वो AC2 था। जो जागृति के सीईओ हैं उनके ऊपर मेरा बर्थ था। वहाँ पे सारी चीज़ें मुझे पता चल रही थी कि कितना स्ट्रेसफुल काम होता है, कितना डिफिकल्ट होता है इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेन को पास कराना। मैंने बहुत ही क्लोजली देखा, बहुत सारे लोगों को बताया कि कैसे मेरी जर्नी रही। तो दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत अलग थे, पर बहुत कमाल के एक्सपीरियंसेस थे। नहीं, इसको तो सब सब जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो आज स्टार्ट कर प्लान कर रहे हैं, उन सबको एक्सप्लोर करना चाहिए।
एंड इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब अभी मेरे को क्लिक करा कि जो आपने बताया आपका अनबबल का, सो इसमें जो कंपटीशन है, सो लेट्स से आज amazon सबसे बड़ा मतलब मार्केट प्लेस है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, वो अपने लॉजिस्टिक्स भी खुद करता है, फ्लिपकार्ट भी अपना इन हाउस करता है। सो ये जब वो भी इतने बड़े जाइंट्स हैं तो वो स्टार्ट कर देंगे, सो ये आपको फियर नहीं आता कि कोई भी बड़ा जाइंट मेरा बिजनेस देख के रेप्लिकेट कर लेगा, तो उससे आप कैसे डील करोगे? तो जो हम लोग का स्टार्टअप है ना, ये मटेरियल साइंस कंपनी है। हम्म। जो हम लोग चीज़ बना रहे हैं, इसमें ना कंटिन्यूअस चीज़ें इवॉल्व हो रही है। जैसे पैकेजिंग पीरियड आया, उसमें बहुत सारे इवॉल्वेशन हुए। राइट। फॉर्म पैकेजिंग आया। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जिन्होंने माइसीलियम पैकेजिंग पहली बार बनाया था, इकोवेटिव क्या करके। होता है माइसलियम? माइसीलियम होता है मशरूम पैकेजिंग। मशरूम? जैसे हमारी जो पैकेजिंग है, ये एग्री वेस्ट पैकेजिंग है पूरी तरह से। कौन से बन रही है? हाँ हाँ, तो वो वो मशरूम से बनती थी? हाँ वो मशरूम का यूज करके बनती है, एग्री वेस्ट को यूज करके। तो जब वो पहली बार ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2002 में, हम्म। आप सोचो इनका प्रोडक्ट कब आया होगा? नहीं पता। अभी 2 4 5 साल पहले। इतने साल लग गए? एग्जैक्टली। तो ये चीज़ में बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इसमें ना कंटिन्यू, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, कंटिन्यू इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगा हम लोगों ने पिछले 2 साल में 1500 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे हैं ये चीज़ बिल्ड करने के लिए। और अभी भी हम लोग हर महीने एक अपग्रेडेड वर्जन निकालते हैं हमारे प्रोडक्ट का। तो वो बहुत ज़रूरी है। सो और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। तो ये ना बहुत ही बड़ा फील्ड है पैकेजिंग की। अगर मैं बात करूँ, हर किसी को पैकेजिंग चाहिए। करेक्ट। चाहे करेक्ट। आपको कपड़ा चाहिए, चाहे आपको मूर्ति पैक करनी है, कुछ भी करनी है। तो मेरा तो बोलना है कि अनबबल चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, हम पूरी कंट्री को सर्व नहीं कर सकते। हम जैसे मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे तभी जाके काम बनेगा। करेक्ट। और ये मैंने स्टार्ट सिर्फ इसलिए नहीं करा था कि मतलब मुझे पूरा देश की पैकेजिंग करनी है। ये एक प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट करा था, वो सॉल्व करनी है। तो राइट। मुझे लगता है मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे तभी ये काम हो सकता है। राइट, इन एवरी मार्केट जो हम स्टडी करते हैं, मतलब इनिशियली अगर आप क्विक कॉमर्स का देखोगे, सो बहुत सारे प्लेयर्स आए, बट अभी जो मार्केट जो डाइवर्ट हो रहा है, ब्लिंकिट और जेप्टो दो बड़े प्लेयर्स, बाकी अमेजोन भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी 12 मिनट्स में स्टार्ट कर रहा है। सो हर मार्केट में एट द एंड में दो तीन बड़े प्लेयर्स रह जाते हैं, बट मार्केट बहुत बड़ा होता है, एंड ये तो अभी जस्ट स्टार्ट है, एंड लाइक काफी अच्छा प्रॉब्लम लगा और था। कंपटीशन होना ना अच्छी चीज़ है, मतलब राइट। ये मैंने सीखा, पता है। कंपटीशन होने से क्या होता है ना, वैलिडेशन आता है। जैसे एग्जांपल, हमारे कॉम्पिटिटर है, अभी उन्होंने 25-26 करोड़ रेस किए। तो लोगों को पता चला यार, सस्टेनेबल पैकेजिंग का, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ओके। फरीदाबाद की कंपनी है। ओके। हाँ। तो वो माइक्रोन पैकेजिंग बना रहे हैं वो लोग, मतलब मशरूम वाली पैक? मशरूम वाली पैकेजिंग। काफी अच्छा प्रोडक्ट है वो जो लोग बना रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स को समझ में आया ये तो बहुत बड़ी चीज है। हमको बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया, मतलब हमारी अभी भी बहुत सारे लोग से बातचीत चल राइट। रही है। तो कंपटीशन होना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे तुमको वैलिडेशन मिलता है। और मैं बोलूँगा बहुत मैच्योर चीज है कंपटीशन होना ना। राइट, ये बहुत बड़ी स्किल है टू एक्सेप्ट कि कंपटीशन है एंड उससे ग्रोथ रहेगा, रादर देन लोग क्या करते हैं कि डरते हैं कि कंपटीशन आ गया ना, उससे बैकआउट करते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। एंड इसमें आपको बहुत सारे फेलियर्स आए, मतलब आपने बहुत सारे पिवट्स करे। सो इस जर्नी में भी, अनबबल में भी, आई थिंक सो काफी फेलियर्स आए होंगे जब आपको फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा होगा, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर जर्नी में। सो उससे कैसे डील करा आपने? अ, तो मैं ना ऐसे बोलूँगा, मतलब ऑर्डर मिलना एक्चुअली हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं था। ओके। जैसे मैंने बोला ना, स्केलेबिलिटी और वैलिडेशन वाली चीज़। राइट। तो ऑर्डर्स तो हमको स्टार्टिंग से ही मिलने स्टार्ट हो गए थे। पर चैलेंजिंग क्या था ना, पहली बार जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया, वो बनाया सर्दियों में। हम्म। और मैं बहुत ही खुश हुआ कि भाई अब तो बेचना चालू कर देंगे, बहुत ही बड़ा स्केल कर लेंगे। अब अब टन के हिसाब से डेली का बनाएंगे। हाँ, बड़ा एकदम हाँ महल। हाँ, बहुत। और लोगों को बेचना भी चालू कर दिया कुछ ब्रांड्स को। करेक्ट। पर जैसे ही मार्च आया ना, हम्म। तो प्रोडक्ट के अंदर जो फ्लफीनेस है ना, वो खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ हमारे प्रोडक्ट का। ये वाला जो आपने प्रोडक्ट दिखाया था? अब बस एक दो दाब दे दीजिए। तो ये है ना, इसके अंदर अभी एक फ्लफीनेस है। राइट। हम दबाएंगे दबेगा नहीं, अपनी शेप रिगेन कर लेगा। पर ये क्या हुआ कि जैसे ही हम दबाते उसका चूरा बन जाता, पाउडर बन जाता। तो ये ओके। पहले तो काम कर रहा था, अभी काम नहीं कर रहा। टाइमिंग चेंज हो गई। हाँ। और हमारे पास कंटिन्यूस ऑर्डर्स आ रहे हैं, और हम लोगों ने ऑर्डर डिलीवर कर दिए हैं। हम्म। और लोग हमसे बोल रहे हैं यार ये काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हिसार में कुछ लैब्स हैं उनको यूज कर रहे थे। हम्म। तो सोचो यार, हिसार यहाँ से बहुत दूर है। हम लोग, मैं मेरा टीममेट, हम लोग सुबह के 5 बजे ट्रेन से निकलते थे हिसार के लिए। हम्म। 5 बजे की ट्रेन होती थी। तो 5 बजे पहले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना, और ट्रेन छोड़ती थी 11 बजे। और 11 से 2 बजे तक एक्सपेरिमेंट करना, और 3 बजे फिर से हिसार से ट्रेन लेके और रात को 10 बजे आना। ऐसा हम लोगों ने कई महीने तक किया है।
फिर हमको आईआईटी दिल्ली का एक्सेस मिला, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो गई, वहाँ की हमने लैब्स वगैरह को यूज़ किया। तो ये आपको जर्नी में नेटवर्किंग कैसे हुआ? लेट्स से अब आईआईटी दिल्ली आपने बोला, क्योंकि जो स्टार्ट कर रहा है आज की डेट में, उसको वही होता है कि उसको रिसोर्सेज़ ये वाले नहीं मिलते इनिशियली। सो आपको ये वाला पिवट कैसे मिला? ये एक्सेस कैसे मिले सब चीज़ों के? तो यार मैं बोलूँगा कि ये सब चीज़ का फ़ायदा ना मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस इकोसिस्टम का पार्ट करेक्ट, था। करेक्ट। मैं अगर सीधा अनबबल स्टार्ट करता, तो मुझे लगता है बहुत लंबी जर्नी होती। जो भी एनर्जी में मैंने सीखा, लोगों से कनेक्ट किया, वो सब हमको यहाँ पे फ़ायदा मिला। हमको बहुत सारे एक्सेलेरेटर प्रोग्राम्स, कुछ इंक्यूबेशंस ने, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने सपोर्ट किया है पूरी जर्नी के दौरान। जैसे आईआईएम बैंगलोर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मेंटरिंग करी है, हमको गाइड किया है। आईआईटी दिल्ली से भी हमको सपोर्ट मिला है। तो ये सब सपोर्ट एक मैं बोलूँगा टाइम पीरियड के दौरान हमको सब सीखने को मिला जहाँ से आए। मतलब जैसे आपका प्रेजेंस मीडिया आर्टिकल्स आए, या मैं रीड कर रहा था स्टार्टअप महाकुंभ, अभी जो पीयूष गोयल भी काफी वो कर रहे थे, उसमें कंपटीशन की कंपैरिजन कर रहे थे कि चाइना किस तरह से चीजें डेवलप कर रहा है वर्सेस जो इंडिया कर रहा है, कि मतलब 10 मिनट्स में लोगों को लगा दिया है। तो उस पे आपका क्या व्यू है? तो यार मैं तो एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, और मैं मतलब मेरा इस पे कुछ ज़्यादा टेक नहीं है। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी ज़रूरी है, और वो भी ज़रूरी है। पर एक्चुअली अगर हमें सच में आगे बढ़ना है ना तेज़ी से, तो हम लोगों को ना इनोवेशंस भी करने होंगे। करेक्ट। हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी। सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने, जैसे गोयल साहब ने बोला, कि चीज़ों को पैक करके और ब्रांडिंग करके बेच दिया। हम लोग को इनोवेशंस करने होंगे, और इनोवेशन करने के लिए मैं ये भी बोलूँगा कि हमको ना एक अच्छा इकोसिस्टम भी चाहिए। जैसे जो काम हम लोग कर रहे हैं अनबबल में, वो काम और कंट्रीज़ में भी कुछ स्टार्टअप्स ने किया है, और उनको डिकेड्स लगी है, और डिकेड्स तक उनको उनके पार्टनर्स ने, उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। पर मैं बहुत ही प्राउडली ये बोलना चाहता हूँ, हमको अनबबल में भी वो सपोर्ट मिला, और जो काम उन लोगों ने डिकेड्स में किया है, वो हम लोगों ने सालों में कर दिखाया। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं और भी स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। मटेरियल साइंस में और भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपको सपोर्ट गवर्नमेंट के एंड से कैसा रहा? क्योंकि गवर्नमेंट अगर हम देखें आज की डेट में स्टार्टअप्स या एमएसएमई में फंडिंग के लिए काफी कुछ कर रही है, तो उसमें आपका कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर क्या कहोगे आप? अ, तो गवर्नमेंट सपोर्ट हमको मिला, हम लोग कुछ गवर्नमेंट चैलेंजेस का पार्ट रहे, जैसे कि एक आईआईटी दिल्ली में ग्रीन टेक एक्सीलेटर प्रोग्राम था। ओके। सिडबी और रिन्यू ने ये कराया था, हम लोग इसके विनर थे। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला इस चीज़ के लिए। इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी ना स्कीम्स हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, जहाँ पे कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे 20 लाख का ग्रांट देती है। तुम अपना बिजनेस करो, तुम्हें वो पैसा मिलेगा, तुम यूज़ करो उसको, अपना बिजनेस बनाओ, और वो तुम्हें कभी लौटाना नहीं है। बट इसके लिए एक्सेस कितना इजी है? क्योंकि अगर आप ऐसे 20 लाख सोच रहे हो कि ये मिल जाएगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो 1-2 लाख के लिए भी इनिशियली जिनके पास कैपिटल नहीं होता। सो अगर इतना इजी है, ये कैसे ये सब नहीं, चीजें? मैं लिटरली बताना चाहूँगा, जब मैं लोगों को ये सब शेयर करता हूँ ना, तो उनको लगता है मैं मज़ाक कर रहा हूँ। राइट। या इसको ना ऐसा बोलते हैं कि जब तक होता नहीं है ना, तो तब तक लोग को यकीन नहीं होता। राइट। ये तो एक चीज़ बताई, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इवन प्राइवेट भी हैं। जैसे हम लोग एनएसआर सेल का एक सर्कुलर इकोनॉमी प्रोग्राम है, हमको उस प्रोग्राम में भी काफ़ी सपोर्ट मिला। आईआईएम बैंगलोर है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं कुछ स्कीम्स के बारे में बताता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि लोगों को ये जानना ज़रूरी है और उनको हेल्प होगा। अगर आप हार्डवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो आप निधि प्रयास के लिए अप्लाई कर सकते हो। निधि प्रयास में 3 स्कीम्स होती हैं। पहला होता है निधि प्रयास ईआईआर प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर्स रेजिडेंस प्रोग्राम, जिसमें आपको काम करने के लिए वो बोलते हैं, आप काम करो, जितना आपको जॉब में मिलता, हम आपको 30,000 रुपए महीने देंगे 1 साल तक। आप अपना बिल्ड करो जो बनाना है। अच्छा, ये सब स्कीम्स भी हाँ, चलती हाँ, हैं। और बस आपके पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है आप प्रोडक्ट भी बनाओ। आपके आइडिया है, आपने प्रोटोटाइप बना लिया, फिर है निधि प्रयास, इसका नाम निधि प्रयास, फिर 10 लाख का ग्रांट मिलता है। तुम उसे स्केल करो और अच्छे से बनाओ। अब बना लिए, तुम्हें कॉमर्शियल लेके जाना है, ट्रिपल एस है। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी लेते हैं 50 लाख रुपए। और ये 1-2 इंक्यूबेशन में नहीं है, ऐसा 50-100 इंक्यूबेशंस इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप फायदा भी उठाते हैं। एक है निधि प्रयास, दूसरा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है। पहले 20 लाख का ग्रांट मिलता है स्टार्टअप्स को, और मैं बोलूँगा ये तो 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स ने इसका फ़ायदा उठाया है। और फिर ये 20 लाख आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, आप अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर लेते हो, प्रोडक्ट बना लेते हो। फिर है स्टार्टअप इंडिया में, ये लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं 50 लाख रुपए, और आपको इक्विटी आपको देनी पड़ती है, हम्म। किसी को 1%, किसी को 2%, किसी को 3%। रीजनेबल है। हाँ, मतलब रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा नहीं। हम्म। और फिर 50 लाख रुपए फिर इन्वेस्ट होता है। तो अगर आज के टाइम पे इंडिया में कोई अपना अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो मैं बोलूँगा फंड्स की कोई कमी नहीं है।
आप अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करिए, और मतलब मेक इन इंडिया कर सकते हो यार आप अभी। तो गवर्नमेंट के एंड से पूरा पुश है। पूरा गवर्नमेंट के तरफ से भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने सीएसआर के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। हम्म। तो बहुत अच्छा टाइम है ये अभी और स्टार्टअप्स के ये लिए। कहाँ, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे अभी भी लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस है, सो आप कहाँ पे गैप देख रहे हो कि कहाँ पे लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हिडन है, गैप कहाँ पे है तो मतलब? ये ना 2 लेवल पे सपोर्ट है। मैं हम्म, बोलूँगा 3 लेवल पे सपोर्ट है। पहला स्टेट लेवल पे, जैसे स्टार्टअप यूपी है, स्टार्टअप महाराष्ट्र है, हम्म, इवन स्टार्टअप केरला, स्टार्टअप कर्नाटका 40 लाख रुपए देते हैं अपने स्टार्टअप्स को। आप स्टार्टअप स्टार्ट करो, वो फंड करते हैं। और ये फंड ऐसे नहीं है तुम्हारा 2 साल में आएगा। इवन ये दोनों स्टेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 महीने में आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। ओके। अगर आप जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ तो। और एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए 40 लाख एक बहुत अच्छा अमाउंट बहुत है। बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स जो सपोर्ट करती हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे निधि प्रयास आ जाता है, बायरेक आ जाता है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड आता है। तो आप इस अपने स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए तो जैसे स्टार्टअप इन यूपी जा सकते हो, स्टार्टअप इन महाराष्ट्र जा सकते हो, स्टार्टअप इन मध्य प्रदेश जा सकते हो। सेंट्रल से चाहिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जा सकते हो, निधि प्रयास जा सकते हो, बायरेक जा सकते हो। और फिर होता है एकेडमिकल इंक्यूबेशंस, जैसे IIM बैंगलोर हो गया, IIT दिल्ली हो गया, AIC बिमटेक हो गया, ट्रिपल IIT हैदराबाद हो गया, देश पांडे स्टार्टअप्स हो गया। ओके। तो ये एकेडमिक इंक्यूबेशंस भी बहुत तो सपोर्ट जो करते आपने हैं। स्टेट लेवल जो बोला वो खाली अपने स्टेट में स्टार्टअप स्टार्ट होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए तभी मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, वो हर स्टेट का अपना अलग होता है। ओके, तो हरियाणा गवर्नमेंट से भी मतलब अच्छे आपको? नहीं, एक्चुअली मैं यूपी बेस्ड, हम लोग अच्छा। रजिस्टर्ड हैं। तो हम लोग को स्टार्टअप यूपी से एज सच अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, पर मुझे लगता है हम ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा। पर थोड़ा सा स्लो है हमारे यूपी का, अगर हम और स्टेट्स के कंपेयर करें तो। अच्छा, मतलब वैसे ओवरऑल गवर्नमेंट के एंड से काफी सपोर्ट एंड इंसेंटिव चल रहे हाँ, जैसे मैं ना इसको कंपेयर कर रहा हूँ स्टार्टअप इंडिया से। स्टार्टअप इंडिया बहुत फास्ट है, मतलब 45 दिन के अंदर आपका काम खत्म हो जाता है। कोई जीरो करप्शन है इस चीज के अंदर। हैं। अच्छा। कोई किसी बाबू के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करना। बहुत ही ज्यादा विजिबल प्रोसेस है, सारा पोर्टल पे शो होता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाइए, सब सब चीज आपको शो होगी। एंड अगर आप डिजर्व करते हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सोचो, अच्छा, 45 दिन के अंदर आज आपने अप्लाई किया और 45 डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वेरिफिकेशन कैसे होगा, बिकॉज इसमें आप मिसयूज भी कर सकते हो? नहीं नहीं यार, एक भी पैसा आप मिसयूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट का। आपको यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आपकी साइट पे आते हैं। हम्म, तो ये जो फंड्स हैं, आप इनका मिसयूज नहीं कर सकते। मतलब देखो, मिसयूज कोई करना चाहे तो किसी भी चीज का कर सकता करेक्ट। है। पर इनका इंटेंशन है इन ग्रांट्स को देने का। जैसे चाइना के अंदर, चाइना जब बना, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया उनके बिजनेसेस के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर। सेम यूएस में हुआ। तो इंडिया में भी हम ये चीज कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस चीज का लोग फायदा उठा के अच्छी चीजें बिल्ड भी कर रहे हैं। राइट। सो और इसमें मैं आपका स्टडी कर रहा था जब, तो आपने स्टार्टअप महाकुंभ में भी पार्टिसिपेट करा था जिसमें अभी पीयूष गोयल ने भी अनाउंस करा। सो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड ऐसे और इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लॉन्च करने चाहिए या कैसा है, इसमें आपका क्या व्यू है? तो स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल जी हमारे पास भी आए थे। अच्छा। हाँ, और मुझे याद है पीयूष गोयल जी ने ना ऐसे बोला था मुझे, जब हमारे पास आए थे, तो उन्होंने ना ऐसे बोला था कि व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट यू हैव। अच्छा। और सब लोग ना बहुत सरप्राइज थे, और इसका हमने एक फोटो खींचा है जो अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट किया है। मैं लिंक में अटैच कर दूंगा हाँ हाँ। अपनी ऑडियंस के तो लिए। वो उन्होंने ये बोला, बहुत ही हंस के मुस्कुरा के हमसे बोला। और आस-पास के सब लोग देख रहे थे। और उससे एक दिन पहले ही उन्होंने वो वाली स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग इंडिया में जो स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं, वो सारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छे नहीं बना रहे। इनोवेशन पे हाँ, फोकस नहीं और है। स्टार्टअप महाकुंभ मैं बोलूँगा एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इस बार 2500 स्टार्टअप्स ने अपने आप को एग्ज़िबिट किया। हम्म, और ये दूसरा वर्ज़न था स्टार्टअप महाकुंभ का। मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। प्राइवेट और गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलके ये ऑर्गेनाइज़ किया, और लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक, मैं बोलूँगा सच में एक कुंभ था ये अच्छा। स्टार्टअप्स के लिए। तो अच्छा, अभी फेब में जो नॉर्मल लोगों के लिए कुंभ हुआ, अब अभी ये वाला कुंभ हो इवन गया। हमको हमको बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं स्टार्टअप महाकुंभ के थ्रू। बहुत सारे लोगों ने हमको जाना। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। एंड इसमें रजिस्टर कैसे करते हैं, मतलब जाना तो बहुत लोग चाहते हैं, क्या प्रोसेस था? हम लोग को इंक्यूबेशन के थ्रू एक्सेस मिला। मैं तो बोलूँगा मुझे लगता है 80 से 90% लोग फ्री में गए होंगे बिना पे किए ओके। वहाँ पे, मतलब ऐसा मुझे लगता है। डेफ़िनिटली कुछ लोग पे करके भी गए होंगे। हम्म, स्टार्टअप महाकुंभ में हम हमारा इंक्यूबेशन ने हमें रिकमेंड किया और हम वहाँ चले गए। मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस था। कहीं भी एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इवन हमें बहुत सारे बिज़नेस मिला इसके थ्रू। ओके, सो काफी अच्छे प्रोग्राम्स है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट आप एक और जागृति यात्रा जैसा कुछ और बता रहे थे जो चल रहा है, तो उसके
तो मैं बता रहा था आपको शोध यात्रा के बारे में, शोध ये यात्रा, बहुत ही ये तो मैंने इंटरेस्टिंग, भी नहीं सुना पहले, ये इसका बहुत थोड़ा। इंटरेस्टिंग होता है। तो पद्मश्री प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता हैं, जो ओके। कि IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं, और वो ट्रस्टी हनीबी नेटवर्क, इंडिया इनोवेशन फाउंडेशन के फाउंडर रहे हैं इवन। तो वो ना अभी तक लगभग 60 के करीब शोध यात्राएं हो चुकी हैं। ये गर्मी में गर्म जगह पे होती है और सर्दी में ठंडी जगह पे होती है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ जैसे? मुझे लगता है अभी इंडिया के हर स्टेट में हुई है, पर ये ऐसे क्यों होती है? जो लोग लिटरली लोगों के साथ एम्पैथाइज कर सकें, कि गर्मी में गर्म जगह पे जाएंगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। इस यात्रा में, ये 1 हफ्ते की यात्रा होती है और 150 किलोमीटर पैदल वॉक करके चलना होता है। गाँव-गाँव से होती है, और ये ना बहुत ही ट्राइबल एरियाज़ में होती है, जहाँ पे लोगों की लाइफ डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे देखा जाता है वो लोग क्या अच्छा काम कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उन लोग को प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है। जैसे इनका एक फेस्टिवल होता है, सात्विक फूड फेस्टिवल। अहमदाबाद, सात्विक। हाँ, सात्विक, अहमदाबाद के अंदर होता है, इसमें लाखों लोग आते हैं। तो आप सोचो यहाँ पे कोई अच्छा ट्राइबल कम्युनिटी मिली, जो बहुत अच्छी चीज़ बना रही है, हम्म। तो उनको फिर प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है, उनको आने-जाने का खर्चा तक दिया जाता है, और सात्विक में वो अपनी चीज़ को एग्ज़िबिट करते हैं। तो वहाँ पे 1 हफ्ते में वो लोग, वो कम्युनिटी इतना पैसा कमा लेती है कि पूरे साल वो सस्टेन कर सकते। तो ये प्रॉफिटेबल है या ये? नहीं, नहीं, ये पूरा नॉन फॉर प्रॉफिटेबल है। ओके। इसमें बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, चेंज मेकर्स, इनोवेटर्स, किसान, विमेन, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप शोध यात्रा करके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और नेक्स्ट शोध यात्रा ज्वाइन करो। बहुत एडवेंचरस होती है। मैं तो ये तमिलनाडु में गया हूँ, नागालैंड गया था, यूपी गया था। बहुत ही एडवेंचरस होती है। ऑन द रोड यहाँ से भी नेटवर्किंग होता है। सो एग्जैक्टली। इन चीजों से आपका किसी भी इवेंट में जाते हो, या महाकुंभ हो गया, जो स्टार्टअप महाकुंभ, या जो ये जागृति यात्रा या शोध यात्रा, सो इन इवेंट से आपको एक्सपोजर मिलता है। इनिशियली जो आपको इंक्यूबेशन सेंटर या IIT दिल्ली में रिसर्च सेंटर एग्जाम्पल के लिए नहीं मिल रहा, सो इन जगहों से आपको ये सब मिल सकता है। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि फाउंडर्स को लाने का, कि ये सब करते कैसे हैं। सो मतलब एक्सेस कैसे लेते हैं, नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं, सो दैट अगर कोई अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है, सो वो इन चीजों को एक्सेस कैसे कर सके। सो दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। सो एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इनिशियली फर्स्ट कैपिटल की, मतलब जब कुछ भी आप स्टार्ट करते हो। सो आपकी जर्नी में तो हमने देखा था कि आपने 3-4 जर्नीज पहले कर चुके हो। सो आपका भी वहीं से कैपिटल आया, क्योंकि इसमें आई थिंक सो ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा। सो बूटस्ट्रैप्ड है कि आप लोगों ने खुद से करा है या फंड करा है, सो उस पे कैसे? तो अनबबल एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है। ओके। मैंने भी अपने कुछ पुराने स्टार्टअप से इसमें इन्वेस्ट किया है, और मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एक मटेरियल साइंस स्टार्टअप में या हम्म। कंपनी में। हम लोग को लगा नहीं था, मुझे लगा था मैं बनाऊँगा, बेच दूँगा, काम हो जाएगा। आप सोचो हमारे जो सर्टिफिकेशंस हैं, इनिशियल सर्टिफिकेशंस वो लगभग 12 लाख के करीब। 12 लाख के हाँ, 12 सर्टिफिकेशन? लाख, अच्छा। साढ़े 12 लाख। सारे सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ इनिशियल सर्टिफिकेशन इतना चार्ज कर रहे हैं। हम्म। तो और फिर आपको ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, आपको डाइस बनानी होती हैं, मोल्ड्स बनाने होते हैं, करेक्ट। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और उसमें भी 1-2 एमएम का फ़र्क पड़ जाए ना, वो यूज़लेस है वो आपके लिए। करेक्ट। तो बहुत ही मतलब जो जो चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। बहुत ही सर्टिफिकेशंस कॉस्ट करता है, R&D कॉस्ट करती है। जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें बहुत कॉस्ट जाती है। पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत, मुझे लगता है बहुत प्रॉफिटेबल होगा, जब जैसे-जैसे हम लोग स्केल करेंगे। पर इनिशियल स्टेज में बहुत डिफिकल्ट होता है। अ, मैंने खुद का पैसा अपने लास्ट स्टार्टअप से इसमें इन्वेस्ट किया। हम्म। और इसमें एक चीज़ और करी जो एनर्जी में हम लोग कभी नहीं कर पाए। एनर्जी में हम लोग ने अपना प्रोडक्ट बनाया बेचा। यहाँ पे हम लोग ने प्रोडक्ट बनाने के साथ-साथ ना बहुत सारे इनोवेशन कॉम्पिटिशन्स में, चैलेंजेस में अपने आप को पिच किया, और काफ़ी सारे हम लोग जीते भी। तो वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिला। वो नाइस। जो सपोर्ट मिला वो हम R&D में इन्वेस्ट कर पाते हैं आज के टाइम पे। नहीं तो खुद से इतना पैसा लगाना आसान नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो लाइक जो आपने पहले करे थे, सो आज के डेट में अगर लेट से सिचुएशन लेते हैं, बहुत से लोग कैपिटल नहीं है, उनके पास एक्सपोजर भी नहीं है, अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो कैसे करें? मतलब आपने जो स्टार्टिंग में 9th या 12th क्लास में जो करा था, मतलब अगर आज के डेट में कोई वैसे सिचुएशन में है, तो वहां पे पैसा कहाँ से ले? तो मैं इस चीज़ का जेन्युइनली आपको जवाब दूँगा ना, हम्म। तो मुझे नहीं लगता आप भी एग्री करोगे, या लोग करेंगे, क्योंकि मैं, यार मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे जहाँ पे हम इंडिया में हैं, हम्म। आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड है। मैं बोलूँगा एक अच्छा पिच डेक बनाओ, एक अच्छी एक अच्छी प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन ढूँढो, हम्म। और हाँ, हो सकता है वीसीज़ से रेज़ करना डिफ़िकल्ट हो, कर- एंजल से रेज़ करना डिफ़िकल्ट हो। एक अच्छे इंक्यूबेटर जाओ, एक अच्छे प्रोग्राम को जॉइन करो, डेफ़िनिटली आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, 2-4 महीने में आराम से मिल जाएगा। ओके, तो इतना अब डिफिकल्ट नहीं है आपके नहीं, अकॉर्डिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफ़िकल्ट बिकॉज चीज़ है। आधे से ज्यादा लोग इसलिए भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे कि पैसा कहाँ से आएगा,
एंड इंडिया में एज पर यू कि जो जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो फाउंडर स्टार्टअप कल्चर में काफी बूम है एंड काफी लोग मतलब आपको सब अभी अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, बन चुका है। तो अगर तुमको अपने ऊपर यकीन होगा और तुम 4-6 महीने सर्वाइव कर सकते हो, तो तुम बिल्ड कर सकते हो तुम डेफिनेटली। और तुम्हें कैपिटल आ जाएगा, तुम स्टार्टिंग में इंक्यूबेशन से रेज करोगे, गवर्नमेंट स्कीम से रेज करोगे, फिर इक्विटी बेस रेज करोगे, और फिर धीरे धीरे करके तुम वीसी स्टेज पे आ जाओगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो तुम्हें वो डाल देंगे, या हो सकता है तुम्हें इन्वेस्टर की जरूरत ना हो। मतलब मेरा तो मानना ये है कि तुम इनिशियली थोड़ा बहुत पैसा रेज करो प्रोग्राम्स के थ्रू, और फिर एक अच्छा प्रोडक्ट बना के उसको प्रॉफिटेबल लेके जाओ। तो क्यों वीसी को लेके आना? राइट। क्योंकि एक्चुअली मैं चाहूंगा इस बारे में भी शेयर करना, वो इजी नहीं है वो सब करना ना, इतना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और इतना रिपोर्टिंग प्रोसेस होता है ना कि इन्वेस्टर के आने के बाद, कि अच्छा, तुमको एक बंदे को फुल टाइम उसमें लगना पड़ेगा। तो वो लगता है कि आसान है बट उसको रिपोर्ट करना उसको। उसको रिपोर्ट करना, माइलस्टोन्स अचीव करना। जैसे मैं अभी एक फेलो फाउंडर से मिला, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे कंप्यूटर स्टार्टअप हैं, उन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा अमाउंट रेज किया। और अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ में मिले, तो वो बोल रहे थे कि यार मैं ना पहले नींद में बहुत अच्छा था, मतलब मैं जैसे लेटता था तो सो जाता था। अभी मुझे दिन में मतलब 24 घंटे में 2 घंटे भी नींद नहीं आती, क्योंकि वीसी पीछे पड़ा हुआ है कि प्रेशर हाँ प्रेशर, उन्होंने माइलस्टोन्स में डाल दिया कि इतना रेवेन्यू रेज करेंगे। पीपीटी में पर डाल दिया। वो आसान है नहीं, वो इतना रेवेन्यू रेज करना, प्रोजेक्शंस जो दिए उतना वो करना। तो इन्वेस्टर पीछे पड़ता है कि भाई तुम करोड़ों ले चुके हो, तुम अभी रेवेन्यू कहाँ है तुम्हारा? करेक्ट। तो और हर महीने तुम्हें सैलरी देनी है, एक्सपेंसेस निकालने हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा उस स्टार्टअप की गलती है, पर मैं बोलूंगा कि रेज करना ना मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। सो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि पैसा रेस कर लिया। सिमिलरली जो हम लिस्टेड कंपनीज का एक्सेस करते हैं, सो उसमें भी एवरी क्वार्टर जो कॉन कॉल होती है, इन्वेस्टर बहुत प्रेशर डालते हैं कि क्वेश्चंस पूछते हैं, सो उसका आंसर्स करना, सो वहां से भी आपको रिलेट होगा कि मेरी ऑडियंस ज्यादातर इक्विटी मार्केट्स के। तो सिमिलरली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड ऑल, पैसा आराम से मिल जाएगा, बट आपकी लाइफ बहुत टफ हो जाती है। एंड आई थिंक सो कि उसके बाद आपका लाइक बिजनेस पे जो आप करना चाहते हो बट आपके साथ अब और लोग आ गए हैं, तो बिजनेस मेकिंग पावर भी आपसे कम हो गई। सो वो भी एक इम्पैक्ट रहता है। तो मैं ना ऐसा बोलूंगा कि बहुत सारे केसेस में ना ये अच्छा भी होता है, आपको स्केल करने में हेल्प करता है क्योंकि पैसा होता है, फॉर श्योर। उनका नेटवर्क होता है। पर बहुत ज्यादा केसेस में ना ये हार्म भी करता है, क्योंकि तुम जो करना चाह रहे हो तुम आसानी से वो कर ही नहीं सकते, तुम बहुत ही ओवर प्रॉमिस कर चुके हो। करेक्ट। तुमको वो गोल्स करने के लिए तुम्हें शॉर्टकट्स मारने होंगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें बहुत अनएथिकल भी करनी होगी, तुम्हें बहुत झूठ भी बोलना होगा। तो करेक्ट। तुम्हारा फिर पूरी तरह से तुम वो नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। पर बहुत बार ऐसे भी होता है कि मरता क्या ना करता, करेक्ट। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम खत्म होने वाले थे, तुम्हें रिस्क करना पड़ा। और करेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कर जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर एज अ पार्टनर काम करता है तुम्हारे लिए। करेक्ट। तो ये करेक्ट। पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। एंड अभी जो शार्क टैंक का बूम चल रहा है, सो आपने अप्लाई करा है शार्क टैंक में? यार मैंने शार्क टैंक में अप्लाई नहीं किया, ऑनेस्टली मैं बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग फिट हैं शार्क टैंक के लिए, क्योंकि हम लोग एक मटेरियल साइंस कंपनी है और बहुत अलग है। जैसे मैंने बताया हमारा कंप्यूटर है एक, वो शार्क टैंक गए थे, और वो शार्क टैंक में वो वर्ल्ड शार्क डील लेके आए, पर उन्होंने पैसा नहीं लिया, उन्हें ओके। इक्विटी भी दी और पैसा भी नहीं लिया। तो के ऑल शार्क डील। हाँ, और शार्क डील, क्योंकि सीन क्या है, हम लोग मटेरियल साइंस कंपनी है, हमारा ना वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है इन ओके। टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन और मनी। तो शार्क टैंक में जो नॉर्मल डील होती है वो 8-10 करोड़ 12 करोड़ पे होती है। करेक्ट। जैसे मैं अपने कंप्यूटर कंपनी का एग्जांपल दूं, उनका करेक्ट। 150 करोड़ का वैल्यूएशन है, जिसपे उन्होंने ऑलरेडी रेज किया है। तो अच्छा। शार्क टैंक में कोई इतना पैसा डाल ही नहीं सकता। करेक्ट। करेक्ट। तो मुझे लगता है शार्क टैंक, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ना बी टू सी नहीं है, कि हम लोग जो बेच रहे हैं वो आम लोग ले सकते हैं। करेक्ट। बी टू हमारा बी। बी टू बी प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या है, वो ब्रांड्स के ज्यादा यूज की चीज है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जितनी भी बी टू बी कंपनीज होती हैं वो कॉमोडाइज प्रोडक्ट बन जाता है बाद में, लेट से आप आपने इतना टेक्नोलॉजी करा, बाद में और भी कंपनीज आ जाएंगे। सो अनबबल का ब्रांड कैसे रहेगा इन बी टू बी मार्केट में, बिकॉज ये टफ होता है बी टू बी में, बिकॉज कंज्यूमर आपका ब्रांड नहीं देख रहा, किसी को जो इसने प्रोडक्ट ऑर्डर करा उसको प्रोडक्ट चाहिए, पैकेजिंग इज अ सेकेंडरी, सेफली आ जाए मेरा प्रोडक्ट, राइट? सो हाउ वुड यू इंश्योर, या कैसे करने का प्लान है? तो यार अभी के टाइम पे हम लोग ये बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं कर रहे इस चीज को, पर बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा टैकल कर रहे हैं पीएफएस से। हमारा एक इनिशिएटिव है प्लास्टिक फ्री संडे। प्लास्टिक फ्री। प्लास्टिक फ्री संडे, ओके। जहाँ पे हम ना लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हो। जिसमें हम लोग ना प्लेज लेते हैं कि वो इस संडे प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। और अभी बहुत सारे लोग, मतलब हजारों लोग इस मूवमेंट का पार्ट बने हैं। तो राइट। इस जब मूवमेंट को लोग ज्वाइन करते हैं और वो अल्टरनेट अवेयरनेस बिल्ड होता है। अवेयरनेस बिल्ड होता है और वो अल्टरनेटिव्स के बारे में ढूंढते हैं,
कर जिससे हम लोग बैकएंड में अनबबल को भी पुश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमारा प्लान है कि पीएफएस प्लास्टिक फ्री संडे अनबबल को बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी देगा, जो सीधा प्रोडक्ट नहीं दे सकता। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने देखा है, जितनी बी2बी कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, उधर मार्जिन्स थिन होते हैं। टू गिव यू कंटेक्स्ट टू माय ऑडियंस, लेट्स से ज्वेलरी कंपनीज का बहुत टाइम से एनालिसिस कर रहे हैं। सो कल्याण, पीएन गाडगिल एंड ऑल, ये सब तो ब्रांड्स है, बट उनके बैक एंड पे स्काई गोल्ड है। तो स्काई गोल्ड कंज्यूमर को नहीं पता, तो थिन मार्जिन्स पे काम करता है। सो ये प्रॉब्लम आई लाइक मैंने लिंक करा तो दैट यू कैन रिलेट। सो वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। एंड आई वुड से अभी जितने भी हमने पढ़ते हैं कंपनीज को, सारे स्लो डाउन की बातें कर रहे हैं। आपने जीडीपी ग्रोथ भी देखा होगा, एंड ओवरऑल कंज्यूमर स्लो डाउन है, ये हर जगह है। एंड गवर्नमेंट अब पुश कर रही है थ्रू, मतलब अभी इनकम टैक्स कट भी दिया 12 लाख तक का। एग्जैक्टली। सो अभी आपको भी थोड़ा लाइक फेस हो रहा है थोड़ा स्लो डाउन का इम्पैक्ट, या अभी आपको इतना नहीं पता चल रहा? तो मैं बात करूँ, हम लोग ना बहुत बार बोलते हैं सस्टेनेबल, और लोगों को लगता है कि भाई सस्टेनेबल है तो लोग खरीद लेंगे, ऐसे करेंगे। करेक्ट। पर मैंने ना मार्केट में देखा है लोगों को 50-50 पैसे के ऊपर वो करते हुए। ओके। मतलब अगर मान के चलो, पहले आप एक बिजनेस हो, हम्म। पहले आप बबल रैप यूज कर रहे थे, वो पैकेजिंग आपको कॉस्ट पड़ रही थी एक बॉक्स की 5 रुपए, और मेरी 5.5 पड़ रही है। हम्म। तो आप चाहोगे कि मैं बबल रैप यूज करूं? करेक्ट। तो इस चीज का तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ही लोग सेंसिटिव, कॉस्ट सेंसिटिव रहते हैं इस चीज को लेके। बिकॉज अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, अभी मेरे को कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है, मैं कंपटीशन इतना हाई होता है कि मेरे को कॉस्ट कटिंग करना है, मेन ऑब्जेक्टिव वो रहता है, राइट? एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए हम लोगों ने अपना पैकेजिंग मटेरियल बनाया है। हमारा एंट्री लेवल पैकेजिंग मटेरियल प्रोडक्ट है पैकेजिंग पीनट, घुसने के लिए। और फिर ओके। आगे के लिए है फॉर्म पैकेजिंग, जिसमें ज़्यादा मार्जिन हैं। पैकेजिंग पीरियड में भी है पर उसमें मार्जिन कम है। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव है। तो हमारे लिए अभी तक इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ा। ओके, ठीक है। तो समझ गया। तो इसमें अभी क्या है कि मतलब इनिशियली आप मार्केट बिल्ड कर रहे हो, ये एग्जैक्टली। एक्चुअली मार्केट नहीं था। क्या क्या होता है, जनरली बड़े प्लेयर्स मार्केट बिल्ड कर देते हैं, उसके बाद फिर इजी होता है कि लोगों को पता है। अभी आप लोगों को एजुकेट करने में एफर्ट जाता होगा, राइट? बिकॉज इनिशियली जब आप पिच करते होगे, आई एम नॉट श्योर कि ज्यादातर लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो उससे कैसे डील कर रहे हो? इसीलिए ना मैं आपसे बोल रहा था कि कॉम्पिटिटर ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आपको राइट। आपको वैलिडेशन मिलता है। राइट। दूसरा, आपका काम और भी लोग कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं। एनर्जिनी के केस में क्या है, मुझे तो सब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। किसी को पता ही नहीं है टेम्पल वेस्ट प्रॉब्लम है। करेक्ट। किसी को पता ही नहीं है अगरबत्ती की राख से पॉल्यूशन होता है। पर यहाँ पे क्या है, जब हम पैकेजिंग में आए तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ लोग अलग-अलग फील्ड्स में काम कर रहे थे। इंटरनेशनली काम कर रहे थे, जैसे इकोवेटिव का एग्जांपल दिया। इंडिया में भी 1-2 लोग हैं जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, उनको लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं सिर्फ हम ही अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोग ऑलरेडी जानते थे कि ये प्रॉब्लम है। तो या एंड इसमें काफी स्टार्टअप्स बंद भी हो चुके हैं। मतलब अगर आप देखोगे, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। मतलब गंगा जो क्लीनिंग का, यमुना क्लीनिंग का प्रोजेक्ट कितनी बार कितना पैसा लग चुका है। सो ये प्रॉब्लम सबको आइडेंटिफाइड तो है, बट इसमें काफी फेलियर्स भी हुए। सो उस पे क्या व्यू आपका, कि जो इतना मतलब कॉस्ट पैसा लग तो यार चुका इसको भी ना मैं ऐसे ही बोलूँगा, जैसे जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना, 9th का विंड हार्नेसिंग मशीन। है? राइट। मैं उसमें चाहता था कि रेलवे जो अभी जो चलने में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, कैसे उसको 40% तक कम किया जा सकता है विंड की हेल्प से। पर मुझे ना 1-2 साल काम करने के बाद समझ में आया, यार ये तो ईज़ी नहीं है, मतलब अथॉरिटीज़ के साथ काम करना। हम्म। तो मुझे समझ में आया ऐसी चीज़ बनानी है जिसको मैं खुद ही स्केल कर सकूँ, खुद ही आगे लेके जा सकूँ। करेक्ट। तो मैं मेरा कोई टेक नहीं है, मतलब गंगा को कैसे वो कर सकते हैं, मैं तो वो जानता हूँ, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, और मैं उस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहा हूँ। राइट, राइट, बिकॉज आप अगर जितना ज्यादा रेगुलेटरी बॉडीज के साथ काम कर रहे हो, उतना आपका स्लो मूवमेंट होता है। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, आपको अप्रूवल्स एंड ऑल बहुत टाइम लगता है। अभी भी इंडिया में भी इतना, तभी भी आप देखोगे जो कंपैरिजन होता है कि आपको अगर बिजनेस रजिस्टर करना है ऑल, वो इंडिया में फिर भी ज्यादा डेज लगते हैं कंपेयर टू चाइना या बाकी जगह प्रोसेस फास्ट है। सो उस जगह वी आर वर्किंग ऑन। एंड इसमें एक और चीज था कि जो आपका अगर कोई सप्लायर जिसको कर रहे हो, आपके कस्टमर्स, कोई बड़ा कस्टमर इफ यू कैन नेम, इफ यू आर अलाउड टू, कि किस ब्रांड के साथ आप लोग काम कर रहे हो? मैं सब लोग के नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ लोग के साथ एमओयू हुआ है, कुछ लोग के कॉन्फिडेंशियल साथ एग्रीमेंट होता काम चल रहा है। है। करेक्ट। पर अभी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब आइकिया फाउंडेशन हमें हेल्प कर रहा है। जो हम लोग अमृतसर में अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, जो वहाँ पे पेड पायलट्स कर रहे हैं, उनके एक प्रोग्राम के थ्रू। शैफलर्स दुनिया का वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल्स। बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। करेक्ट। उनके लिए हम लोग प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए हम लोग प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं।
तो ये अब एक पॉइंट आता है, आपने दो नाम लिए, स्कैपलर और जो आइकिया। सो इनके साथ एसोसिएट कैसे हो? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज कोई स्टार्ट करे कंपनी, सो इन ब्रांड्स का सोचता भी नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचेंगे कैसे? सो वो कैसे क्रैक करा आपने? तो यार जैसे मैं आइकिया का एग्जांपल दूं, आइकिया फाउंडेशन का एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है। हम लोग को पता चला आइकिया फाउंडेशन उसमें पार्टनर है, हमने उसमें अप्लाई किया और उसके थ्रू हम लोग वहाँ जुड़े, क्योंकि आइकिया किस चीज़, आइकिया बहुत सारा प्लास्टिक जनरेट करता है। तो आइकिया सीएसआर के थ्रू, आइकिया फाउंडेशन के थ्रू वो प्लास्टिक ऑफसेट के ऊपर काम करता है। तो उनके एक ओके। प्लास्टिक ऑफसेट प्रोग्राम का हम लोग पार्ट है। तो उसके थ्रू हम लोग आइकिया से जुड़े। हमने देखा कि अच्छा आइकिया इनका ये प्रोग्राम सपोर्टेड प्रोग्राम है, तो इसको ज्वाइन करते हैं। सैपलर्स की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सैपलर्स का एक प्रोग्राम है IIM अहमदाबाद के साथ, वहाँ पे हम लोगों ने पिच किया था। तो एक ग्रांट मनी भी मिलता है, वो लोग 1 साल के लिए मेंटर भी करते हैं। तो मेरा फाइनल राउंड था, वो लोग मुझसे बोलते कि यू आर ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, तो ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हें तो इतने करेक्ट। मेंटरिंग की सपोर्ट नहीं है। मैंने बोला आई वांट टू वर्क विद सैपलर्स ऐसे करके। मुझे 1 हफ्ते बाद पता चला कि इन लोग ने इस प्रोग्राम से मुझे निकाल के सैपलर्स के साथ पायलट की अपॉर्चुनिटी दे दी। अच्छा। ये शॉर्ट टर्म के लिए बुरा भी था, क्योंकि एक ग्रांट अमाउंट मुझे मिलता वो नहीं मिला। मुझे 1 साल के लिए वो मेंटरिंग सपोर्ट करते हैं IIM जाने को मिलता, वो नहीं मिला। पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। सैपलर्स ने बोला तू पायलट कर हमारे साथ, ओके, तो सही। उन्होंने इस चीज़ को सीरियस ले लिया। तो ये आपके लिए एक अलग ही अपॉर्चुनिटी हाँ, क्रिएट कर। हाँ, तो अभी हम लोग उनके लिए प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सैपलर्स मतलब मैं बोलूँगा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो हार्डवेयर बिल्ड करती है। तो उनके लिए प्रोडक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट, चैलेंजिंग है। पर हमें लगता है कि एक बार वो स्टार्ट हो गया तो हम लोग बहुत स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, काफी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी। और मैंने बहुत बोल्डली उनसे बोला था कि आई एम जॉइनिंग दिस प्रोग्राम फॉर टू डू पेड पायलट विद यू इन फ्यूचर। मुझे पता चला वो लोग मान गए इस चीज़ के लिए। तो आपको अच्छा। ना माँगना भी आना चाहिए। राइट। बिकॉज लोग हेजिटेंट होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि पूछे कि ना पूछे। जैसे आइकिया वाले प्रोग्राम का मैं एग्जांपल देता हूँ। तो इस जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया ना, तो एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के एप्लीकेशन बंद हो चुके थे, इवन रिजल्ट आ चुके थे। हम्म। पर फिर भी ना मैं उनके पीछे पड़ा, आई रियली वांटेड टू जॉइन दिस प्रोग्राम। मुझे लगता है एक ही विजन है, मैं ऑफसेट करने में हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा करके। मैं लिटरली, उन लोगों ने बोला होना पॉसिबल नहीं है। मैंने उनसे बोला नहीं हो, फिर भी मैं आपकी हायर टीम को बताना चाहता हूँ मैं क्या करता हूँ। उनके साथ मेरे कॉल्स हुए 3-4 राउंड के, मैंने सबको बताया, सबको बहुत पसंद आया। और लास्ट में उन्होंने ये बोला कि यार आइकिया का वो साइन हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, नए लोगों को नहीं ले सकते। अब बीच में प्रोग्राम में इन लोगों ने कुछ लोगों को ड्रॉप किया। तब इन्होंने बोला कि हम कुछ लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं जो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, एंड वी वांट टू वेलकम वन बबल। और ओके। अभी आज के टाइम पे इस प्रोग्राम में हम लोग सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग स्टार्टअप है इस प्रोग्राम के। जहाँ पे आपको बोला गया था कि ऑलरेडी मतलब चांसेस कम है बिकॉज फुल हाँ, था। कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि प्रोग्राम क्लोज हो चुका था वो प्रोग्राम। तो वही एक होता है रेजिलिएंट, नेवर गिव अप हाँ, वाला तो मुझे एटीट्यूड। ना ऐसे था, इवन मतलब जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं थी। पर लिटरली इस प्रोग्राम के लिए मैंने उनको कितनी बार कॉल की, अच्छे-अच्छे मैसेजेस डाले। मैंने बोला कि योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है? राइट। मैं सच में पीछे पड़ा उनको, मैंने रिक्वेस्ट करी, किसी भी तरीके से मुझे इस प्रोग्राम का पार्ट बनना है, ऐसे करके। और जब वो ड्रॉप वाली चीज़ हुई तो सबसे पहले उन्होंने हमको याद किया और हमने ये जॉइन किया। सो काफी काफी अच्छा, वही नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। एंड एक और चीज पूछना है कि टर्निंग पॉइंट आपको कब लगा आपकी जर्नी में, कि यार अब लगा कि अब हम यहाँ से निकल चुके, मतलब। मैं बोलना चाहूँगा कि अनबबल में मुझे लगता है कि अभी ना वो टर्निंग पॉइंट अभी भी नहीं आया। अच्छा, अभी भी नहीं आया। हाँ, मतलब वो टर्निंग पॉइंट तो अभी हम लोग ना स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारा टारगेट है अगले 3-4 महीने के अंदर इसको पर डे लगभग 1.5 टन के करीब ले जाने का, जो अभी के टाइम कुछ केजी पर है। अगले 3 महीने के अंदर, जो कि बहुत बड़ा स्केल होगा। पर डे 1500 केजी प्लास्टिक को रिप्लेस करना। ओके। हाँ, और फिर उसको हर क्वार्टर में मल्टीप्लाई करना पर टन को। हम्म। हम लोग का टारगेट है अगले 3 महीने में हम लोग पर डे 1.5 टन एग्री वेस्ट को यूज करेंगे पैकेजिंग बनाने के लिए, और 2-2.5 टन प्लास्टिक को वो करेंगे, ऑफसेट करेंगे। प्लास्टिक आने से रोकेगा। तो मुझे लगता है उस टाइम होगा। अभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हर रोज होती हैं यार। डेली हाँ, चैलेंजेस बहुत आते सारे चैलेंजेस आते हैं, और मुझे लगता है वो जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो मुझे मजा तब आएगा जब सेल्स बढ़ेगी ना। हैं। वो तब होगा मेरे लिए, वो मुझे तब किक मिलेगा। हाँ। राइट, राइट, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपने शेयर करा। सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आई वुड से जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है या जो स्ट्रगलिंग फेस में है, उसको आप क्या एडवाइस दोगे फ्रॉम योर जर्नी, फ्रॉम योर लाइफ? क्या लेसन दोगे जो आपने सीखा? अब यार तो मुझे लगता है ना, ये ना बहुत कस्टमाइज चीज़ें होती हैं। जैसे हो सकता है कोई चीज़ मेरे ऊपर फिट हो, किसी और चीज़ के ऊपर ना हो। राइट। पर मैंने एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ।
मुझे लगता है उसमें से जिसको एडवाइस लेनी होगी उसको मिल जाएगी। ठीक है। ये 2021 की बात है, ठीक है? मैं अपनी दीदी के पास जा रहा था, उसने बोला था यार राखी ले आइयो, और मैं राखी लेने गया। ग्रेटर नोएडा की बात है, तो मैंने 80-90 रुपए की एक राखी खरीदी, ठीक है? जो कि मैं बचपन में देखता था 1-2 रुपए की राखी आती थी, और फुल ऑन प्लास्टिक की पैकेजिंग में पैक वैक राखी। उसके कुछ टाइम बाद ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल था, जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया 70% राखी कहाँ से इम्पोर्ट करता है, सोचिए। चाइना ही सब कुछ बनाता है हमारा तो। मेरा दिमाग खराब हो गया यार ये पढ़ के, कि कि राखी हम चाइना से क्यों खरीद रहे हैं यार? हमारे त्योहार, हमारी चीजें, तुम क्यों हमें राखी बेच रहे हो? राइट। हम तुमसे राखियां लेंगे। राइट। मुझे बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा यार। अगले साल मैंने डिसाइड किया, अपनी टीम से डिस्कस किया एनर्जी में, कि हम लोग इस बार राखी बनाएंगे। तो हमारा ना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है गणपति से, हम लोग गणपति बनाते हैं। जो आपकी हाँ, अलग वेंचर थी हाँ, उससे पहले। सॉइल गणपति एनर्जी के अंदर। और गणपति और राखी में ना 10-15 दिन का अंतर होता है। तो मेरी टीम ने मुझको बोला कि सर बहुत ज़्यादा ना अंतर नहीं है, तो हम लोग गणपति में डिस्टर्ब हो जाएंगे। और गणपति में हम लोग अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हैं, मतलब हाई प्रॉफिट्स बनाते हैं। सॉइल गणपति हम लोग बनाते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, ट्राई करते हैं ऐसे करके। और हम लोगों ने सॉइल से राखी बनाई। इसका नाम रखा सॉइल राखी, हमारा ब्रांड है, इसकी वेबसाइट भी हमारी ओके। soilraki.com करके। आप राखी के टाइम पे सर्च करोगे, लाइव मिलेगी। आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो पूरे इंडिया में, 3 दिन के अंदर डिलीवरी मिलेगी। ओके। इसमें हम लोगों ने क्या किया, मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। सॉइल राखी में हम लोगों ने क्या किया, हमने मिट्टी से राखी बनाई। और ये राखी हमने जो अपनी घर की औरतें रहती हैं उनको ट्रेनिंग दी, उनको बनाना स्टार्ट किया और उनको सिखाया। आप सोचिए हमारी राखी की कीमत क्या होगी? मतलब नो आइडिया नहीं रिगार्डिंग। नहीं, गैस करिए आप। आपको कॉस्ट क्या पड़ी होगी या जो नहीं, पिक्चर। कितने में बेचते हैं हम लोग राखी? जनरल राखी 30-40 में, आजकल 50 में मिल रही मार्क। हम लोग सॉइल राखी को 250 रुपये में बेचते हैं। और ले रहे हैं लोग। लोग ले रहे हैं भाई, लोग क्रेजी लेते हैं यार। हम लोग हर साल आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। पहले साल हम लोगों ने 5,000 से ज्यादा राखियां बेची। इवन सरप्राइजिंगली हम लोगों ने 90% से ज्यादा राखी ऑनलाइन बेची। और हमें नॉर्थ इंडिया से ज्यादा ऑर्डर साउथ इंडिया से आए। अच्छा। और किसके? अपने प्लेटफॉर्म की थ्रू, सॉइल राखी के थ्रू। गोडेडी से एक वेबसाइट बनाई नॉर्मल, और हमें मीडिया पीआर का बहुत सपोर्ट मिला। मतलब न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइन डाली कि इंडिया की राखी ने दी चाइना को टक्कर, ऐसे करके। इधर में गांव तक से ऑर्डर है यार। अच्छा, 250 रुपए की राखी के लिए। 250 रुपए के एक गांव से हमें 80 राखी का ऑर्डर आया। ये दादरी के पास गांव है, ग्रेटर नोएडा में। तो मैंने ना, मेरी टीम ने बोला कि सर एक 80 राखी का ऑर्डर है। मैंने बोला ऐसे तो नहीं किसी ने मजाक किया हो पोस्टपेड ऑर्डर को, कि राइट। जाएगा तब ऑर्डर करेंगे और कोई खरीदे ना। करेक्ट। तो वो सर प्रीपेड है। तो मैं ना सरप्राइज था भाई, 250 रुपए की 80 राखी कौन खरीद सकता है? एक किसान थे दादरी में जिनकी काफी बड़ी फैमिली थी। तो मैंने उनको बोला यार मुझे कॉल करना है इनको। मैंने उनको बोला कि सर आपको पता है आपने क्या ऑर्डर किया है? उन्होंने बोला यार हमने ना पढ़ा कि आप लोग कैसे देश के लिए चीजें बना रहे हो, और हम ओके। चाहते हैं हमारे गांव में सब लोग यही राखी इस्तेमाल करें। सोचो यार, किसान लोगों ने हमको ये ऑर्डर करके चीजें मंगाई है। तो मैं ना इस कहानी के थ्रू ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए कहीं भाई कहीं है, जरूरी नहीं अमेरिका जाना है। आप यार मिट्टी से प्रोडक्ट बना सकते हो। तो क्या किया हमने, मट्टी को लेके उसका सेंटर वाला पार्ट बनाया, कलाबे को ज्वाइन किया। उसमें जो अ, अपने लाल चंदन या फिर ये तुलसी के सीड्स होते हैं ये डाला। सॉइल राखी इंस्टा वगैरह पे जाके देख सकते हो। हमारे राखी को बनाने की जो कॉस्ट है वो 30 रुपए के अंदर है, जिसमें से लगभग 15 रुपए हम महिलाओं को पे करते हैं वो बनाने का। 15 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट, 15 रुपए महिलाओं की कॉस्ट। अच्छी सी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग पे क्यूआर कोड लगाते हैं जिसको स्कैन करोगे तो पता चलेगा किस महिला ने तुम्हारी राखी बनाई है। ओ 1 मिनट का एक वीडियो चलेगा, सारी महिलाओं के अलग अलग वीडियोस हैं। क्यूआर हम स्टिक करते हैं वहां पे। जो भी महिला राखी बनाती है वो अपना क्यूआर लगा देती है बॉक्स के ऊपर। बहुत ही शानदार सा बॉक्स है। और आपको पता चलेगा आपकी राखी बनाई किसने है, वो चाइना से नहीं आई है ये। तो हम लोगों ने तो बहुत ही हाई मतलब मार्जिनल, मतलब अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं हम सॉइल राखी। और सोचो, हम लोग ने सोचा था कि हम लोग ऑफलाइन भी बेचेंगे, हम दुकानों पे गए, किसी ने नहीं खरीदा। लोग दुकानदार को बोलते कि यार हम चाइना की 5 रुपए की राखी को 80 रुपए में बेच रहे हैं, तुम तो हमें बेच ही 200 रुपए में रहे हो और 250 में हम बेचेंगे, हमें तो नहीं बेचनी है। करेक्ट। हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन। नहीं ऑनलाइन तो बेचा। ऑनलाइन बेचा हम लोगों ने, मान के चलो राखी स्टार्ट होने के 10 दिन पहले से। अब राखी आने में 3 दिन थे। हम लोग ने अच्छा खासा स्टॉक बनाया था, ठीक है। और हम लोग इवन राखी के दिन तक भी राखी बना रहे थे, आपको पता है। तो अच्छा। हमारी टीम इतनी एनर्जेटिक थी, विमेंस इतनी एनर्जेटिक थी कि भैया अभी भी बनाएंगे हम। ऑनलाइन का स्टॉक बेच दिया। आप सोचो ऑफलाइन बेचते हैं, दुकानदारों के पास क्या किसी ने नहीं लिया।
हम लोग जो कार्ट होते हैं ना, एक बिरयानी का ठेला था, हमने उनसे बोला भैया रेंट पे दोगे? उन्होंने बोला दूंगा पर 300 रुपये लूंगा। हमने बोला ठीक है 300 रुपये। 5 बिरयानी के ठेले लिए, उनसे बोला सब सामान हटाओ, उसी को सॉइल राखी कार्ट बना दिया। मैं इसका फोटो दूंगा, आप डाल सको इसमें तो डाल डाल दो। दो। बहुत ही शानदार से कार्ट बनाए, मात्र 300 रुपये रेंट है। और वो कार्ड दिखने में इतने फैशनेबल, इतने प्यारे, उसके ऊपर लिखा हुआ देश की राखी, सॉइल राखी। और मार्केट्स में, ग्रेटर नोएडा के, दिल्ली के मार्केट्स में वो कार्ड लेके हमारे वॉलंटियर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक। पर डे हमारे कार्ट ने, मतलब ऐसे 3 दिन हमने कार्ट लगाए, ऑन एन एवरेज 60,000 से ऊपर पर कार्ट ने पर डे कमाए हैं। काफी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो। महिलाओं को अच्छा खासा, मतलब इतना पैसा मिल गया कि उनको 4-6 महीने काम ना करना पड़े। हम्म। तो 2021 में स्टार्ट किया, 22 में और गया, 23 में और गया, 24 में और गया। तो ये स्केल होता जा रहा है। तो अब मैं बोलूँ यार, हर तरफ प्रोडक्ट बना सकते हो आप। आपको कुछ मटेरियल साइंस की भी जरूरत नहीं है प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए। आप मिट्टी से प्रोडक्ट बना सकते हो और पैसा कमा सकते हो, मार्जिन कमा सकते हो। लोग पे कर रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, सो काफी काफी इंटरेस्टिंग। सो इसको समराइज करते हैं। सो मतलब अगर आपको करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको नेगेटिव सोचना है, जुगाड़ लगाना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो दैट्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। एंड इस पॉडकास्ट से काफी लर्निंग मिली मेरे को पर्सनली, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी जो देख रहे हैं इस चैनल को। आपको ये सीरीज कैसे लगी बताना। इस तरह से हम और भी ऑडियंस को लेके आएंगे, जो और भी फाउंडर्स हैं, स्पेशली अभी जो स्टार्टअप वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं, एंड मतलब जो जिन्होंने भी कुछ बिल्ड करा है या अच्छी स्टोरी है जिनकी, वो कवर करेंगे। एंड लॉट ऑफ लर्निंग्स। एंड कमेंट करना अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, एंड मैं सारी डिटेल्स इनकी अटैच कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ नाइस ऑडियंस। एंड अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं इतनी सारी चीज़ें शेयर करूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड थैंक लवली। बाय। बाय।